नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नॉवेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, नूह ने अपने धड़कते दिल को शांत किया जब उसने इस शानदार नज़ारे को देखा जो एक बड़ी दुनिया का केंद्र था। वो केवल चमकती इमारतों और गगनचुंबी इमारतों की रूपरेखा देख सकता था जो प्रकाश की एक पतली परत के पीछे मीलों तक फैली हुई थी जिसने अटलांटिस के पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। अब आगे अध्याय 161 स्वर्ण सागर निकाय। नूह का पूरा ध्यान नीचे की ओर बढ़ने पर था, 91वीं मंजिल के इनाम को अनदेखा करते हुए, जहां यांत्रिक आवाज ने बताया कि ग्रेड 1 गोल्डन सीरम इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये पहला ग्रेड था जिसका आनंद केवल पौराणिक श्रेणी के अटलांटियन और मरफोक के सबसे मजबूत लोगों को ही मिल सकता था। जिन लोगों के पास इन मंजिलों पर एक्वा टॉवर के भारी दबाव के खिलाफ जाने की विशेष योग्यता या कौशल था, वे पौराणिक रैंक के शिखर पर थे और इसे इतनी दूर तक बना सकते थे। नूह का आंकड़ा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा था। 95वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां। शानदार ब्लू ड्रैगन ने 99वीं मंजिल पर पहुंचते ही जोरदार दहाड़ लगाई। दबाव बहुत अधिक था और चारों तरफ से आ रहा था क्योंकि वो शक्तिशाली रूप को गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों के सभी 6 रूपों के बीच एक मजबूत प्रतिध्वनि लग रही थी। जैसा कि ब्लू फोर्ट्रेस रूप ने ड्रैगन के तराजू और रूप को ठोस रखा, हीलिंग वाटर ने किसी भी दरार को ठीक करना जारी रखा क्योंकि सब कुछ मजबूती से खड़ा रहा। समुद्र के पंख टॉवर में कंपन करते थे क्योंकि वे बड़े शरीर को अधिक आसानी से हिलने की अनुमति देते थे। 2 हल्के पंखों को जोड़ने से 4 पंखों वाले ड्रैगन का रूप बना और उसे एक भयावह रूप दिया। पहली शैली, जल तलवार ने ब्लू ड्रैगन के पंजों को तेज किया और उन्हें सबसे तीखे किनारों में बदल दिया। उसके पीछे एक तीखी पूंछ थी जिसमें कई स्पाइक्स थे जो तलवारों की तरह दिखते थे और वे प्रकाश में शक्तिशाली रूप से चमकते थे। ये रूप इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि वो इसे और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों पर आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। 99वीं मंजिल, जो काफी समय से पार नहीं की गई थी, कोई एक ऐसे प्राणी ने पार कर लिया जो कई कौशलों को सक्रिय कर रहा था, जिसके लिए दसियों लोगों को अपने कोर को जलाने की आवश्यकता होती ताकि कुछ सेकंड तक सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न हो सके। नूह 100वीं मंजिल पर पहुंच गया। जब इस मंजिल पर पहुंचा गया तो एक्वा टॉवर से एक नीली रोशनी निकली और ऊपर समुद्र में पहुंच गई। नीली रोशनी एक सूचना के रूप में काम करती थी, सभी प्राणियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कि अटलांटिस मजबूत बना हुआ है और इसने एक और साधक प्राप्त कर लिया है। चारों ओर से शक्तिशाली व्यक्ति सचेत हो गए और चिंतित हो गए क्योंकि एक्वा टॉवर पर अधिक ध्यान एकत्रित हो गया था। 100वीं मंजिल पर कोई दबाव नहीं था। ये शांत और सुंदर थी। यहाँ जीव जंतु और फूल बहुतायत में थे जिन्हें अपने बाहरी दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। मंजिल के केंद्र में ये साफ था और एक सुनहरा साफ बिस्तर दिखाई दे रहा था। छत से लंबी यांत्रिक ट्यूब और बेहद तेज और नुकीली सुइयों वाली भुजाएं मौजूद थीं। ट्यूब के अंदर एक गाढ़ा बहता हुआ सुनहरा तरल पदार्थ था जिसमें चमकती बैंगनी रोशनी की किरणें थीं। यह न तो तीसरी श्रेणी का था और न ही पहली श्रेणी का गोल्डन सीरम था। वह यांत्रिक आवाज जो उसने 71वीं, 81वीं और 91वीं मंजिल पर सुनी थी, एक बार फिर गूंज उठी। आपने एक्वा टावर की सभी मंजिलों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और सुप्रीम ग्रेड गोल्डन सीरम तक पहुंच प्राप्त कर ली है। क्या आप आसव प्रक्रिया शुरू करेंगे? नूह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब उसने माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों के 6 रूपों को निष्क्रिय कर दिया और उसका अटलांटियन शरीर शांत फर्श पर प्रकट हुआ। मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा। जिस क्षण उसकी आवाज ने यह दावा किया, उसके शरीर को एक मजबूत बल महसूस हुआ क्योंकि उसे नुकीली सुइयों वाली लंबी ट्यूबों के ठीक नीचे प्राचीन बिस्तर की ओर खींचा गया था। उसने जल्दी ही खुद को 100वीं मंजिल के केंद्र में बिस्तर से चिपका हुआ पाया। बिस्तर अटलांटियन की रूपरेखा में बदल गया क्योंकि यह उसके शरीर से मेल खाता था और वह और भी अधिक आराम से बैठा था। उसने अपना कवच उतार दिया और केवल अंडव्य में रह गया क्योंकि प्रक्रिया और भी सहज हो गई थी। उसके बाद पट्टियां आ गईं जो उसे बिस्तर पर मजबूती से बांधने के लिए थी क्योंकि नुकीली सुइयों वाली कई लंबी नलियां उसके शरीर के पास आने लगीं। यांत्रिक आवाज एक बार फिर गूंजी। संशोधन पूरा होने से पहले कुछ समय की आवश्यकता है। कृपया इसे जारी रखने में धैर्य रखें। नूह ने अपने शरीर की ओर आती हुई बहुत सी सुइयों को देखा, साथ ही उनमें बैंगनी रंग के निशानों वाला सुनहरा तरल भी देखा। यहाँ तक कि उसका डरावना व्यवहार भी कुछ हद तक डगमगा गया क्योंकि बहुत सी नलियां और सुइयां उसके पास आ रही थीं और उसकी त्वचा की परतों को छेद रही थीं। उसके पूरे शरीर में चुभने वाली एक चुभन भरी पीड़ा महसूस हुई क्योंकि उसके शरीर के कई हिस्सों में सुइयां घुस गई थीं। एक गोली उसके सीने के बीच में लगी, कई सुइयां उसके हाथों और पैरों में लगी और उसका सिर ऊपर उठा हुआ था, जबकि एक और सुइयां उसकी गर्दन के पीछे घुस गई थीं। उसने एक तेज सांस छोड़ी क्योंकि उसे लगा कि लंबी नलियों से एक नाड़ी निकल रही है और गर्म तरल उसके शरीर में बहने लगा है। इस एहसास ने कम से कम इतना तो कह ही दिया कि उसे बहुत दर्द हुआ। सुनहरा तरल उसके शरीर में घुसते ही सबसे गर्म पदार्थ की तरह महसूस हुआ जो उसे अंदर से बाहर तक जला रहा था। ये गोल्डन सीरम का उच्चतम ग्रेड था जिसे केवल पौराणिक रैंक या उससे ऊपर के व्यक्ति ही 100वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे, जिनके पास ऐसी चरम क्षमताएं थीं जो उनके शरीर की ताकत को बढ़ाती थीं और उन्हें इस खजाने से पुरस्कृत किया जाता था। वे इसकी सांद्रता को संभाल सकते थे क्योंकि उनके शरीर पहले से ही इतने मजबूत थे कि वे यहाँ तक पहुँचने के लिए मंजिलों को पार कर सकते थे।
नू ने फर्श से गुजरने के लिए नीले ड्रैगन का रूप धारण किया था। उसका अपना शरीर शीर्ष पौराणिक रैंक वाले व्यक्तियों जितना मजबूत नहीं था। वह जो दर्द महसूस कर रहा था वह भयानक था। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में लावा बह रहा हो, क्योंकि गोल्डन सीरम बिना किसी रोक टोक के अंदर घुस गया और इधर उधर घूमने लगा। ये तकनीक और जादू की रचना थी जो अटलांटिस के शिखर पर थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की चरम रचना जो कोशिकाओं में प्रवेश कर गई और उनमें विलीन हो गई। सीरम सूक्ष्म स्तर पर काम करता है क्योंकि यह व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं से जुड़ जाता है और उन्हें अत्यधिक डिग्री तक मजबूत बनाता है। यदि आप नूह के ग्रहलोक में सर्वनाश से पहले आधुनिक विज्ञान की दुनिया में इस अवधारणा को लाते तो आप पर हंसी आती। ऐसा विचार असंभव और यहाँ तक कि हास्यास्पद भी होगा, लेकिन प्रौद्योगिकी, कल्पना और जादू की इस दुनिया में क्या संभव नहीं था। नूह का मन इस भयंकर दर्द के बीच स्वयं को जागृत रखने में पूरी तरह व्यस्त था और शीघ्र ही उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्म, शांतिदायक सनसनी महसूस होने लगी। उसने देखा कि ट्यूबों में सीरम उसके शरीर में पंप किया जा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सब उसके शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा था बिना उसके शरीर में फटे। धीरे धीरे दर्दनाक एहसास की जगह झुनझुनी सनसनी ने ले ली। उसके शरीर में कुछ छोटे छोटे बदलाव महसूस हुए, क्योंकि सभी अटलांटिनों के सुनहरे बाल चमक रहे थे और बढ़ रहे थे, जो लगभग उसके कंधों तक पहुंच रहे थे। जब आखिरी ट्यूब दिखाई दी तो उसे लगा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस ट्यूब में एक तरल पदार्थ था जो पूरी तरह से बैंगनी था और उसके शरीर के पास आते ही राजसी ढंग से चमक रहा था। इस पर लगी सुई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये प्रमुख थी। यह उसकी ओर आई और जल्दी से उसके माथे के बीच में घुस गई। ये सबसे खतरनाक जगह थी जहां कोई भी अन्य सुई छेदने के करीब नहीं आई थी। कुछ और मिनट बीतने के बाद एक और चीख गूंजी। इससे पहले कि सभी ट्यूब एक्वा टावर की आखिरी मंजिल की छत में वापस खींच ली गईं, और केवल एक चीज जो बची थी वह था सुनहरा बिस्तर जिस पर नूह लेटा हुआ था। वह अपने शरीर को देखते हुए थकी हुई सांसें छोड़ रहा था। ये सामान्य रूप से दिख रहा था। स्पष्ट पेट और मजबूत मांसपेशियां सोने की चमक प्राप्त कर रही थीं। प्रकाश के सुनहरे धब्बों की एक परत धीरे धीरे उसकी त्वचा पर घूम रही थी। उसे शारीरिक शक्ति की अधिकता महसूस हुई जिसे वह आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अध्याय 162 राजा नेपच्यून। नूह के शरीर में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों पर दबाव डाला, उसका शरीर पानी में एक मिसाइल की तरह उछल पड़ा। बूम! उसने खुद को मौजूदा मंजिल की छत से टकराते हुए पाया। उसका शरीर अभी भी उसे विदेशी लग रहा था। अपनी ताकत को समायोजित करने की कोशिश करते हुए उसने अपने शरीर को देखा। उसने अपने शरीर को पानी में चलने के लिए एक सरल आदेश दिया और वह एक बार फिर तेज गति से उस दिशा की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में वह सोच रहा था। बूम! सुनहरी चमक उसके शरीर से कभी नहीं हटी और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा के ऊपर सुनहरे प्रकाश के कण घूम रहे हों। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि वह अपनी नई सीमाओं को परखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की 2 बार कोशिश की थी और असफल रहा था, और जब उसने एक बार फिर से हिलने की कोशिश की तो वो यांत्रिक आवाज फिर से गूंज उठी जिसे वह सुन रहा था। गोल्डन सी बॉडी प्राप्त करने के लिए नोआ ओसमोंड को बधाई। यह ऐसी चीज है जिसे अटलांटिस में बहुत कम लोगों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जैसे ही यांत्रिक आवाज समाप्त हुई और गायब हो गई, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। कमरे के केंद्र में कुछ और बनना शुरू हो गया। नूह ने अब अपने शरीर को समायोजित करने की कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि फर्श के केंद्र में सुनहरी रोशनी एक मरमैन के आकार में बन गई थी जिसे उसने केवल यादों में देखा था। जल पुरुष की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि वह एक्वा टावर की 100वीं मंजिल के केंद्र में एक पारदर्शी रूप में पूरी तरह से प्रकट हुआ था। होलोग्राम जैसी दिखने वाली आकृति ने नूह की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैं देख रहा हूं कि हमें अटलांटिस शहर के लिए एक और मजबूत लड़ाकू विमान मिल गया है। नूह ने इस होलोग्राम के स्वरूप को देखा। उसके दिमाग में जो यादें थीं और इस जलमानव की जो अनेक मूर्तियां उसने देखी थीं, वे उसके दिमाग में मेल खा गईं और उसने आवाज लगाई, राजा नेपच्यून। उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ था जब उन्होंने अटलांटिस की संस्कृति को याद किया और दिवंगत राजा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अतीत का एक अवशेष हूँ जो बहुत पहले चला गया। ये रूप जो आप देख रहे हैं, ये चेतना का वह धागा है जिसे मैंने अपनी यात्रा पर निकलने से पहले छोड़ दिया था। इसे एक्वा टावर ने वर्षों तक संरक्षित रखा। राजा नेपच्यून का पारदर्शी रूप नूह की ओर देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा हो। आप पूरी तरह से अटलांटियन हैं और अब आपने गोल्डन सीरम के सबसे सघन रूप से गोल्डन सी बॉडी प्राप्त कर ली है। आपका शरीर गोल्डन बैटल सूट से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। उस स्तर के कमांडरों को आपको घायल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सीरम मेरे सबसे नवीन उत्पादों में से एक था। वह बोलते हुए उदास दिख रहा था। यह एक ऐसा उत्पाद था जिस पर मैं अपने कई सहकर्मियों के साथ काम करने में सक्षम था। मैं उन लोगों से अधिक शक्तिशाली लड़ाके तैयार कर सकता था जो पहले से ही सक्षम थे, लेकिन इस सांद्रता के गोल्डन सीरम की बहुत सीमित मात्रा थी। आप वास्तव में इतने भाग्यशाली थे कि आपको अंतिम सीरम मिला। नूह ने बूढ़े राजा की बकवास को ध्यान से सुना, क्योंकि वह अटलांटिस की इस यात्रा पर दूसरे इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। सामान्य कार्यवाही 71वीं मंजिल पार करने और साधक बनने के बाद अटलांटिस के उच्च रैंकिंग वाले व्यक्तियों से इनाम प्राप्त करना होगा,
जिससे आप नेपच्यून के ट्राइडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिसे लॉस्ट वर्ल्ड में हर पावरहाउस वर्तमान में तलाश रहा है। लेकिन 100वीं मंजिल तक का उनका सफाया बहुत बड़ा था और इससे राजा नेपच्यून की चेतना की किरण प्रकट हुई थी। इसका मतलब था कि उन्हें स्रोत से ही उच्चतम स्तर की जानकारी मिल रही होगी। हालांकि वे समय अतीत की बात है और हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। भविष्य वास्तव में अंधकार में दिखता है। राजा नेपच्यून का नीला रूप भयावह हो गया क्योंकि प्रकाश बाहर की ओर फूट पड़ा, जिससे 3 लोगों की धुंधली आकृतियां बन गईं। 2 लोग नूह के लिए पूरी तरह से अपरिचित थे, लेकिन उनके कपड़े उन साधकों से मिलते जुलते थे जिनसे वह पहले मिल चुका था। उनमें से एक ऐसी छवि थी जिसकी यादों को देखकर उसे एक बार ठंडी सिहरन हो जाती थी। ये वही थी जो दानव दुनिया के शिखर पर खड़ी थी, दमनकारी तानाशाह बाल। मैं तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में बताता हूँ और कैसे तुम जैसे लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं कि मेरी सबसे मूल्यवान रचना द ट्राइडेंट ऑफ द सी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र का त्रिशूल, इसे आमतौर पर सर्वोच्च खजाने नेपच्यून के त्रिशूल के रूप में भी जाना जाता है। नूह का शरीर शांत हो गया क्योंकि उसने खुद महान राजा नेपच्यून से आने वाली जानकारी को ध्यान से सुना। अटलांटिस द्वारा बिल्ली और चूहे का खेल शुरू करने से पहले हम समृद्ध हो रहे थे और उन चीजों का आविष्कार करने की राह पर थे जो आमतौर पर केवल दूर की कौड़ी के सपने और उम्मीदें ही रह जाती। हमने एक शक्तिशाली हथियार बनाया था जो समुद्र को नियंत्रित कर सकता था और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एक सफलता हासिल की थी जिससे हम सीख पाए कि हमारे शरीर की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। नेपच्यून की आवाज एक्वाटोवर की अंतिम मंजिल पर गूंज रही थी, क्योंकि जो जानकारी केवल अटलांटिस के सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोगों को ही प्राप्त थी, वह बिना किसी हिचकिचाहट के हाल ही में उन्नत हुए साधक को दी जा रही थी। लेकिन चीजें कभी भी इतनी आसानी से नहीं चलती। नवाचार का युग 2 दुनियाओं के आक्रमण के साथ रुक गया, एक तो खेती की दुनिया और दूसरी दानव दुनिया, जिन्होंने अटलांटिस के कई खजानों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। हालांकि हम वास्तव में मजबूत थे और दोनों सेनाओं के आक्रमण के खिलाफ अपना बचाव किया, बाद में उन्हें खदेड़ने में भी कामयाब रहे, क्योंकि मैंने वो परियोजना शुरू की थी जो मेरी सर्वोच्च उपलब्धि थी, विश्व इंजन का निर्माण। धमाका, ऐसा लगा जैसे नूह के दिमाग में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी हो, क्योंकि अब उसके सामने एक बिल्कुल नई जानकारी आ गई थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने पहेली के एक टुकड़े को जोड़ने के लिए अपने पास मौजूद विभिन्न जानकारियों को सामने रखा। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया ने वर्षों से खोई हुई की उपाधि प्राप्त की थी क्योंकि अटलांटिस के प्रतिभाशाली लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था जिससे वे अपनी दुनिया को स्थानांतरित कर सकते थे और उन लोगों से इसकी स्थिति को छिपा सकते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। समय के साथ स्थान का पता चल जाएगा क्योंकि उनके दुश्मनों के पास कई साधन थे। ओरियास के पास जो अद्वितीय कौशल था उसका उदाहरण ले, जिससे वह राक्षस की तरफ से टेलीपोर्ट करके दुनिया के निर्देशांक का पता लगा सकती थी, जबकि साधकों के पास दुनिया को फिर से खोजने के लिए अपने स्वयं के रहस्यमय साधन थे। नूह को सिर्फ यही पता था और उसे कभी नहीं पता था कि अटलांटिस शहर ने ऐसा क्या खजाना बनाया था जिससे ऐसा कुछ किया जा सके। अब वह इसके बारे में पहली बार सुन रहा था, और उस व्यक्ति से भी जिसने इस परियोजना का नेतृत्व किया था, जिसे वर्ल्ड इंजन कहते हैं। ये नवाचार वास्तव में क्या था और वह इसे अपने लिए कैसे ले सकता था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 162। राजा नेपच्यून। नूह के शरीर में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों पर दबाव डाला, उसका शरीर पानी में एक मिसाइल की तरह उछल पड़ा। बूम! उसने खुद को मौजूदा मंजिल की छत से टकराते हुए पाया। उसका शरीर अभी भी उसे विदेशी लग रहा था। अपनी ताकत को समायोजित करने की कोशिश करते हुए उसने अपने शरीर को देखा। उसने अपने शरीर को पानी में चलने के लिए एक सरल आदेश दिया और वह एक बार फिर तेज गति से उस दिशा की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में वह सोच रहा था। बूम! सुनहरी चमक उसके शरीर से कभी नहीं हटी और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा के ऊपर सुनहरे प्रकाश के कण घूम रहे हों। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि वह अपनी नई सीमाओं को परखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की 2 बार कोशिश की थी और असफल रहा था, और जब उसने एक बार फिर से हिलने की कोशिश की तो वह यांत्रिक आवाज फिर से गूंज उठी जिसे वह सुन रहा था। गोल्डन सी बॉडी प्राप्त करने के लिए नुआ ओसमोंट को बधाई। यह ऐसी चीज है जिसे अटलांटिस में बहुत कम लोगों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जैसे ही यांत्रिक आवाज समाप्त हुई और गायब हो गई, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। कमरे के केंद्र में कुछ और बनना शुरू हो गया। नूह ने अब अपने शरीर को समायोजित करने की कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि फर्श के केंद्र में सुनहरी रोशनी एक मरमैन के आकार में बन गई थी जिसे उसने केवल यादों में देखा था। जल पुरुष की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी क्योंकि वह एक्वाटोवर की 100वीं मंजिल के केंद्र में एक पारदर्शी रूप में पूरी तरह से प्रकट हुआ था। होलोग्राम जैसी दिखने वाली आकृति ने नूह की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैं देख रहा हूं कि हमें अटलांटिस शहर के लिए एक और मजबूत लड़ाकू विमान मिल गया है। नूह ने इस होलोग्राम के स्वरूप को देखा। उसके दिमाग में जो यादें थीं और इस जलमानव की जो अनेक मूर्तियां उसने देखी थीं, वे उसके दिमाग में मेल खा गईं और उसने आवाज लगाई, राजा नेपच्यून। उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ था जब उन्होंने अटलांटिस की संस्कृति को याद किया और दिवंगत राजा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अतीत का एक अवशेष हूँ जो बहुत पहले चला गया। ये रूप जो आप देख रहे हैं, ये चेतना का वह धागा है जिसे मैंने अपनी यात्रा पर निकलने से पहले छोड़ दिया था। इसे एक्वाटोवर ने वर्षों तक संरक्षित रखा।
राजा नेपच्यून का पारदर्शी रूप नूह की ओर देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा हो। आप पूरी तरह से अटलांटियन हैं और अब आपने गोल्डन सीरम के सबसे सघन रूप से गोल्डन सी बॉडी प्राप्त कर ली है। आपका शरीर गोल्डन बैटल सूट से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। उस स्तर के कमांडरों को आपको घायल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सीरम मेरे सबसे नवीन उत्पादों में से एक था। वह बोलते हुए उदास दिख रहा था। यह एक ऐसा उत्पाद था जिस पर मैं अपने कई सहकर्मियों के साथ काम करने में सक्षम था। मैं उन लोगों से अधिक शक्तिशाली लड़ाके तैयार कर सकता था जो पहले से ही सक्षम थे, लेकिन इस सांद्रता के गोल्डन सीरम की बहुत सीमित मात्रा थी। आप वास्तव में इतने भाग्यशाली थे कि आपको अंतिम सीरम मिला। नूह ने बूढ़े राजा की बकवास को ध्यान से सुना, क्योंकि वह अटलांटिस की इस यात्रा पर दूसरे इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। सामान्य कार्यवाही 71वीं मंजिल पार करने और साधक बनने के बाद अटलांटिस के उच्च रैंकिंग वाले व्यक्तियों से इनाम प्राप्त करना होगा, जिससे आप नेपच्यून के ट्राइडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिसे लॉस्ट वर्ल्ड में हर पावरहाउस वर्तमान में तलाश रहा है। लेकिन 100वीं मंजिल तक का उनका सफाया बहुत बड़ा था और इससे राजा नेपच्यून की चेतना की किरण प्रकट हुई थी। इसका मतलब था कि उन्हें स्रोत से ही उच्चतम स्तर की जानकारी मिल रही होगी। हालांकि वे समय अतीत की बात है और हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। भविष्य वास्तव में अंधकार में दिखता है। राजा नेपच्यून का नीला रूप भयावह हो गया क्योंकि प्रकाश बाहर की ओर फूट पड़ा, जिससे 3 लोगों की धुंधली आकृतियां बन गईं। 2 लोग नूह के लिए पूरी तरह से अपरिचित थे, लेकिन उनके कपड़े उन साधकों से मिलते जुलते थे जिनसे वह पहले मिल चुका था। उनमें से एक ऐसी छवि थी जिसकी यादों को देखकर उसे एक बार ठंडी सिहरन हो जाती थी। ये वही थी जो दानव दुनिया के शिखर पर खड़ी थी, दमनकारी तानाशाह बाल। मैं तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में बताता हूँ और कैसे तुम जैसे लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं कि मेरी सबसे मूल्यवान रचना द ट्राइडेंट ऑफ द सी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र का त्रिशूल, इसे आमतौर पर सर्वोच्च खजाने नेपच्यून के त्रिशूल के रूप में भी जाना जाता है। नूह का शरीर शांत हो गया क्योंकि उसने खुद महान राजा नेपच्यून से आने वाली जानकारी को ध्यान से सुना। अटलांटिस द्वारा बिल्ली और चूहे का खेल शुरू करने से पहले हम समृद्ध हो रहे थे और उन चीजों का आविष्कार करने की राह पर थे जो आमतौर पर केवल दूर की कौड़ी के सपने और उम्मीदें ही रह जाती। हमने एक शक्तिशाली हथियार बनाया था जो समुद्र को नियंत्रित कर सकता था और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एक सफलता हासिल की थी जिससे हम सीख पाए कि हमारे शरीर की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। नेपच्यून की आवाज एक्वाटोवर की अंतिम मंजिल पर गूंज रही थी, क्योंकि जो जानकारी केवल अटलांटिस के सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोगों को ही प्राप्त थी, वह बिना किसी हिचकिचाहट के हाल ही में उन्नत हुए साधक को दी जा रही थी। लेकिन चीजें कभी भी इतनी आसानी से नहीं चलती। नवाचार का युग 2 दुनियाओं के आक्रमण के साथ रुक गया, एक तो खेती की दुनिया और दूसरी दानव दुनिया, जिन्होंने अटलांटिस के कई खजानों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। हालांकि हम वास्तव में मजबूत थे और दोनों सेनाओं के आक्रमण के खिलाफ अपना बचाव किया, बाद में उन्हें खदेड़ने में भी कामयाब रहे, क्योंकि मैंने वो परियोजना शुरू की थी जो मेरी सर्वोच्च उपलब्धि थी, विश्व इंजन का निर्माण। धमाका, ऐसा लगा जैसे नूह के दिमाग में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी हो, क्योंकि अब उसके सामने एक बिल्कुल नई जानकारी आ गई थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने पहेली के एक टुकड़े को जोड़ने के लिए अपने पास मौजूद विभिन्न जानकारियों को सामने रखा। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया ने वर्षों से खोई हुई की उपाधि प्राप्त की थी क्योंकि अटलांटिस के प्रतिभाशाली लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था जिससे वे अपनी दुनिया को स्थानांतरित कर सकते थे और उन लोगों से इसकी स्थिति को छिपा सकते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। समय के साथ स्थान का पता चल जाएगा क्योंकि उनके दुश्मनों के पास कई साधन थे। ओरियास के पास जो अद्वितीय कौशल था उसका उदाहरण ले, जिससे वह राक्षस की तरफ से टेलीपोर्ट करके दुनिया के निर्देशांक का पता लगा सकती थी, जबकि साधकों के पास दुनिया को फिर से खोजने के लिए अपने स्वयं के रहस्यमय साधन थे। नूह को सिर्फ यही पता था और उसे कभी नहीं पता था कि अटलांटिस शहर ने ऐसा क्या खजाना बनाया था जिससे ऐसा कुछ किया जा सके। अब वह इसके बारे में पहली बार सुन रहा था, और उस व्यक्ति से भी जिसने इस परियोजना का नेतृत्व किया था, जिसे वर्ल्ड इंजन कहते हैं। ये नवाचार वास्तव में क्या था और वह इसे अपने लिए कैसे ले सकता था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 163, त्रिशूल का स्थान। एक्वाटोवर के बाहर अटलांटियन और मरफोक लोग गंभीरता से एकत्रित हुए थे, क्योंकि वे टॉवर से निकलती नीली रोशनी को देख रहे थे जो किसी अद्भुत चीज का संकेत थी। अधिक युद्ध शार्क और समुद्र के अन्य शक्तिशाली जीव, जिनकी पीठ पर महत्वपूर्ण आकृतियां सवार थीं, 100वीं मंजिल पर पहुंच चुके साधक को प्राप्त करने के लिए टॉवर के पास पहुंचे। टावर में संघर्ष कर रहे अन्य 5 चैंपियनों को लगभग भुला दिया गया था और दर्शकों ने तब भी ध्यान नहीं दिया जब मिथिकल रैंक का एक अटलांटियन टावर से उतरते हुए 71वीं मंजिल पर पहुंचा। वो ग्रेड 3 गोल्डन सीरम से खुश था क्योंकि उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वो और नीचे तक पहुंच सके, और उसने इनाम लेने का फैसला किया क्योंकि उसका मन सीकर की उपाधि लेकर टावर से बाहर निकलने पर मिलने वाले भव्य स्वागत और तालियों के बारे में सोच रहा था। इस चैंपियन का निराश होना स्वाभाविक था क्योंकि सारा ध्यान पहले ही किसी और ने चुरा लिया था। मत्स्यांगना ओला के चारों ओर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का झुंड उमड़ पड़ा जो उससे प्राप्त अटलांटियन के बारे में लगातार प्रश्न पूछ रहे थे तथा टावर से बाहर आने से पहले नूह के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। ये वो व्यक्ति था जो सर्वोच्च खजाने को ढूंढने के उनके लक्ष्य में सहायक होगा, जिससे समुद्र के ऊपर मंडराते कष्टप्रद गिद्धों के विरुद्ध उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वो किस प्रकार का प्राणी था?
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच एक्वा टॉवर की आखिरी मंजिल पर एक प्राचीन मरमन से एक एटलांटियन तक की कहानी सुनाई जा रही थी, जिसका शरीर सोने की रोशनी से चमक रहा था। विश्व इंजन एक ऐसी चीज थी जिसने हमारे नियंत्रण वाले समुद्र के सभी क्षेत्रों के संसाधनों का पूरा उपयोग कर लिया, लेकिन हम इसे बनाने में सफल रहे और हमने पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर ली। चेतना का पारदर्शी तंतु, जो राजा नेपच्यून था, गंभीर स्वर में बोलता रहा तथा ऐसे रहस्यों का खुलासा करता रहा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। विश्व की इच्छा के साथ संवाद करने के माध्यम से हमने उसका सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि हमारी रचना, जो कि विश्व इंजन थी, को विस्थापन और मास्किंग की अनुमति देने के लिए विश्व द्वारा ही शक्ति प्रदान की गई। हालांकि इससे हमें बस कुछ पल के लिए ही शांति मिली, क्योंकि जहां भी हम जाते, हमारे दुश्मन हमेशा हमारा पीछा करते। उनकी सेनाएं मेरे शहर की सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं, इसलिए उन्हें हमेशा पीछे धकेल दिया जाता था। लेकिन यही वह समय था जब उन्होंने षड्यंत्र रचे और मुझे इसकी वजह से अपनी बर्बादी का सामना करना पड़ा। दानव जगत और साधना जगत की ताकतें, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ काम करती थीं, एक साथ आ गईं और ऐसे तीखे हमले शुरू कर दिए जिनसे कई पानी के नीचे के शहर तबाह हो जाते और लाखों लोग हताहत होते। इस तरह उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैंने अटलांटिस छोड़ दिया ताकि उन लोगों की रक्षा के लिए लड़ सकूं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे, और मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों सेनाओं के नेता घात लगाकर मेरा इंतजार कर रहे थे और इस काया का नेतृत्व कर रहा था। राजा नेपच्यून ने बाल की धुंधली छवि की ओर इशारा करते हुए इस शक्तिशाली शासक को काय कहा। मेरे पास त्रिशूल और समुद्र था, इसलिए घात लगाकर हमला करने के बावजूद, मैं तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम था, लेकिन मैं बुरी तरह घायल हो गया था और अपनी जान नहीं बचा सका। राक्षसों के शासक के पास भयानक ताकत थी, जबकि साधकों ने ऐसी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल किया था जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थीं। दोनों सेनाओं के तीव्र हमले केवल अटलांटिस के राजा को बाहर लाने के लिए थे, और वे सफल भी हुए। हालांकि युद्ध उनके पक्ष में नहीं गया, और हालांकि नेपच्यून को गंभीर चोटें आईं, जिनसे बाद में उसकी जान चली गई, बाल और साधना जगत की सेनाओं को भी भारी चोटें आईं, जिससे उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। यह इस बूढ़े राजा की उस शक्ति का प्रतीक था जो समुद्र में निडर होकर विचरण करती थी। ये लड़ाई अटलांटिस से काफी दूर लड़ी गई थी, और मैं अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले कभी वापस नहीं लौट पाता। मेरे लिए एकमात्र विकल्प अपने आसपास एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था जहां मेरे दुश्मनों का आना जाना मुश्किल हो। मैं अपने उत्तराधिकारी को समुद्र का त्रिशूल सौंपने के लिए अपने घर वापस नहीं जा सका, इसलिए मैं इसे केवल एक ऐसे स्थान पर छिपाने की कोशिश कर सकता था जो बाद में मेरे अपने लोगों द्वारा पाया जा सके। इस प्रकार सब कुछ अंधेरा और धुंधला होने से पहले मेरी आखिरी यादें मेरे मुख्य शरीर के पास के खतरे वाले क्षेत्र में छिपने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसमें बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैसे जीवित रहना है। चेतना के इस धागे से जो छोटी छोटी यादें जुड़ सकीं, उनसे मेरी मृत्युशैया सबसे अधिक संभावना एबिसल जोन में थी। धमाका! ऐसा लगा जैसे नूह के दिमाग में बिजली सी कौंध गई हो, जब बूढ़े राजा ने अंततः सर्वोच्च खजाने के संभावित स्थान का उल्लेख किया। अथाह क्षेत्र, विशाल समुद्रों के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक, जहां भयानक शक्तिशाली जीव खुलेआम घूमते थे। द लॉस्ट वर्ल्ड में विशाल जल स्रोत थे, जहां चरम वातावरण वाले कई खतरनाक स्थान और शक्तिशाली जीव मौजूद थे। एबिसल जोन सबसे भयावह क्षेत्रों में से एक था। चेतना के इस धागे में युद्ध समाप्त होते ही अंधकार की केवल खंडित स्मृतियां बची हैं, इसलिए मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाया या नहीं। यदि आप समुद्र के त्रिशूल को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और राक्षसों और साधकों की उन शक्तियों से लड़ने में सक्षम होना चाहते हैं जो निस्संदेह ठीक हो गए हैं और एक बार फिर लौट आए हैं, तो रसातल क्षेत्र से शुरुआत करें। अटलांटिस की सुरक्षा बहुत कड़ी है और किसी भी आक्रमण के खिलाफ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अगर दुश्मनों के हाथ कोई ऐसा हथियार लग गया जो समुद्र को नियंत्रित कर सकता है, तो मेरे बाकी लोगों को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। एक्वा टॉवर में बचे हुए बूढ़े राजा की चेतना की डोरी ने नूह के शक्तिशाली चमकते हुए सुनहरे शरीर को देखा जब उसने अपनी लंबी कहानी समाप्त की। ये वह जानकारी है जो अटलांटिस के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को अब तक पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कुछ और भी है जो केवल वे ही जान पाएंगे जो एक्वा टॉवर की 100वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मेरा मुख्य शरीर समुद्र के कई खतरनाक क्षेत्रों में यात्रा कर चुका था और वहां के सभी खतरों को देख चुका था। एक चीज जो मुझे यकीन है कि मैं संभवतः अथाह क्षेत्र में चोटों के कारण हार मानने से पहले कर लेता, वह है सर्वोच्च खजाने को सौंपने के लिए किसी पुराने मित्र को ढूंढना। नूह इन शब्दों को सुनता रहा और उसके विचार भटकते रहे। एक पुराना दोस्त जिसका घर एबिसल जोन था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि समुद्र का त्रिशूल पाना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर क्या था? रसातल क्षेत्र में सर्वोच्च खजाने के अंतिम स्थान के बारे में कौन जानता था? इस खजाने को पाने की संभावना के लिए उसे भविष्य में किस प्राणी का सामना करना पड़ा? अपनी खोज करते समय आपको जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है जो मेरे समय में मेरे जैसा था और जिसने मेरा सम्मान प्राप्त किया। समुद्र की आपदाओं में से एक क्रैकन... विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 164 समुद्र राजा। लानत है,
नूह के मुंह से अपशब्द निकल रहे थे जब उसने देखा कि जैसे ही कहानी समाप्त हुई, राजा नेपच्यून की मृत तृष्णा गायब हो गई तथा नीचे की मंजिल पर एक सफेद दरवाजा दिखाई देने लगा जो बाहरी दुनिया की ओर ले जाता था। उसने जो नई जानकारी प्राप्त की उससे वह कोसने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राजा नेपच्यून द्वारा छोड़े गए सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करना कितना कठिन होगा। क्राकेन, यह एक किंवदंती थी कि युवा अटलांटियन और मरफोक को उन्हें डराकर अधीनता में लाने के लिए कहा गया था। समुद्र में घूमने वाली आपदाओं में से एक, विनाशकारी शक्ति वाला एक प्राणी जो चाहे तो पूरे शहरों को निगल सकता था। उसे ऐसे जानवर का सामना सिर्फ ये देखने के लिए करना था कि क्या उसके पास समुद्र का त्रिशूल है जिसे मरते हुए राजा ने पीछे छोड़ा था। नूह ने अपने मन को शांत करते हुए सांस छोड़ी और अपने अगले कदमों के बारे में सोचा। विचार त्वरण पृष्ठभूमि में काम कर रहा था क्योंकि वह पहले मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपने शरीर से अभ्यस्त हो रहा था जो लगातार सुनहरी चमक छोड़ रहा था। अगले 10 मिनट में एक्वा टॉवर की अंतिम मंजिल में विस्फोटक ध्वनियां गूंजती रहीं, क्योंकि नूह ने धीरे धीरे अपनी ताकत का प्रयोग किया और अपने नियंत्रण में बड़ी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी मांसपेशियों के छोटे से छोटे संकुचन और खिंचाव से वह बहुत तेज गति से बाहर निकल जाता था और उसे इसे नियंत्रित करने में कुछ मिनट लग जाते थे। कुछ समय बाद उसने अपने शरीर में कंपन महसूस किया क्योंकि उसने देखा कि उसकी त्वचा के नीचे सुनहरी रोशनी खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ शांत हो रहा है। उसने अपने प्राप्त लक्ष्य को देखा जिसने उसे एक शक्तिशाली शरीर प्रदान किया क्योंकि उसने अपनी चेकलिस्ट में से एक लक्ष्य को पूरा किया। उसका नग्न शरीर डीप सी आर्मर से लथपथ हो गया क्योंकि वह उस सफेद स्थान की ओर जाने के लिए तैयार था जो उसे एक्वा टॉवर से बाहर ले जाएगा और उसे बाहरी दुनिया में ले जाएगा जहां उसकी हलचल ने कुछ प्रमुख आकृतियों को आकर्षित किया होगा। जैसे ही वह चमकता हुआ बाहर आया, उसका शरीर सफेद जगह से गुजरा, टॉवर के बगल में उसी समाशोधन पर दिखाई दिया। उसके चारों ओर रोशनी से जगमगाते समुद्र में वही शांति थी जो उसने तब महसूस की थी जब वह पहली बार उला के साथ एक्वा टॉवर में आया था। यह एक बहुत बड़ा बेमेल था क्योंकि यह क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा आकृतियों से घिरा हुआ था जब वो पहली बार टॉवर में दाखिल हुआ था। शानदार वॉर शार्क और किलर व्हेल अपनी पीठ पर शानदार काठी और लगाम लिए समुद्र में तैर रहे थे और शक्तिशाली आभा लिए हुए थे जो उनकी ओर देख रहे थे। नूह ने देखा कि आसपास के पानी में तैर रहे अटलांटियन और मरफोक उसकी ओर झुक रहे थे और एक थिरकती हुई लहर उनकी आवाजों के साथ बाहर की ओर गूंज रही थी। समुद्र राजा, समुद्र राजा, समुद्र राजा, वाह, समुद्र का राजा। यह उपाधि केवल उन लोगों को दी जाती थी जो अटलांटिस में सत्ता के शिखर पर थे। जो कोई भी एक्वा टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच जाता था उसे स्वाभाविक रूप से यह उपाधि दी जाती थी क्योंकि उन्हें अटलांटिस के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता था। टॉवर से जुड़े लीडरबोर्ड पर नोआ ओसमोंट का नाम 5वें स्थान पर पहुंच गया था, जिसका अर्थ था कि राजा नेपच्यून के साथ केवल 4 अन्य प्राणी ही एक्वा टॉवर की 100वीं मंजिल तक पहुंचे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि नूह इस लीडरबोर्ड के शीर्ष 10वें स्थान पाने वाले प्राणियों से ज्यादा शक्तिशाली था। उनमें से कई लोगों का नाम तब रैंकिंग में दर्ज किया गया था जब वे छोटे थे और कई सालों में ताकत में वृद्धि से पहले गोल्डन सीरम के विभिन्न ग्रेड के पुरस्कारों के साथ बाहर निकल गए थे। चूंकि वे पहले ही टॉवर से नीचे जा चुके थे और सीरम का संचार प्राप्त कर चुके थे, इसलिए वे भविष्य में फिर से नीचे नहीं उतरेंगे क्योंकि उन लोगों के लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा जिन्हें पहले ही इनाम मिल चुका है। नूह ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि एक्वा टॉवर से बाहर आते ही उसका स्वागत किसी और से अलग तरीके से हुआ। मरफोक ने अपने त्रिशूल ऊपर उठाए और वे रंगीन रोशनी में चमकने लगे, जबकि अटलांटियन ने अपनी प्लाज्मा गन उठाई जो चमकीले नीले रंग में चमक रही थी और जयकारे जारी रहे। ठीक है, ऑर्डर करें। एक जोरदार आवाज बाहर की ओर गूंजी जो एक विशालकाय सुनहरी वेल से आ रही थी जो आसपास की सबसे आलीशान सीटों को उठाती हुई दिख रही थी। जयकार कर रहे अटलांटियन और मरफोक ने यह आवाज सुनी और चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक ऐसी आकृति दिखी जिसे उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। महासागर मास्टर, बैंगनी कवच पहने एक अटलांटियन की पहचान होने पर चौंकने वाली आवाजें गूंज उठीं। यह अटलांटिस का वर्तमान शासक था जिसके पास अपार शक्ति थी जो आक्रमणकारी दुश्मनों को पीछे धकेलता रहा और जिसने महासागर के स्वामी राजा जोन की उपाधि धारण की। महासागर मास्टर सुनहरी वेल के ऊपर बैठा हुआ था और पौराणिक शक्ति की लहरें छोड़ रहा था, जबकि वह नूह की आकृति को दिलचस्प तरीके से देख रहा था। उसने दूर से अपने बेटे को हल्का सा इशारा किया, जबकि उसकी गहरी नीली आंखें चमक रही थीं। जब वे नूह को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। युवा नायक, मेरे साथ आओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जबकि खोई हुई दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो रही थीं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं दो दूर की दुनियाओं के बीच घटित हो रही थीं। कुछ ही दिन हुए थे जब दोनों दुनियाओं में व्यापक परिवर्तन होने लगे थे क्योंकि आसपास के वातावरण में सार की सांद्रता उच्च डिग्री तक बढ़ गई थी। पशु जगत के लिए कुछ विदेशी चीजें उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई क्योंकि उनकी शक्तियों को अवलोकनीय संख्याओं में बदल दिया गया और उन्होंने नई प्रणाली द्वारा प्रदान की गई अनेक संभावनाओं से खुद को और भी अधिक मजबूत बनाने की शक्ति प्राप्त कर ली। जिन कौशलों को सीखने और निपुणता प्राप्त करने में उन्हें वर्षों लग जाते, उन्हें वे पराजित शत्रुओं से आसानी से प्राप्त कर सकते थे तथा वे उन कौशलों को संयोजित कर सकते थे जिन्हें वे इतने वर्षों से प्रयोग कर रहे थे ताकि वे उच्चतर स्तर पर पहुंच सकें।
इस परिवर्तन के शुरू होने के अगले दिन पशु जगत के शेष राज्यों के नेताओं के साथ साथ नूह के नीले ग्रह के नेताओं को भी अपने संसारों की इच्छा से इसी प्रकार के संदेश प्राप्त हुए, और यह एक और भी बड़े परिवर्तन की तैयारी के लिए था, जहां उनके संसारों के बीच प्रवेश द्वार दिखाई देंगे। योजक चिन्ह डार्क स्वॉर्ड काजुएको एक तेज तलवार पर बहादुरी से तैर रहा था, क्योंकि वह हवा में सार की मंडली को महसूस कर रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह उस दरवाजे की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे उस दुनिया की ओर ले जाएगा जिसके बारे में उसने केवल एक ईर्ष्यालु आदमी से सुना था। वह तथा धन्य साम्राज्य का वह उबाऊ पहाड़ जैसा आदमी, दोनों कुछ समय पहले सोफिया से मिले थे तथा उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जाना था, तथा ये भी कि वे अपनी दुनिया में शक्तिशाली क्यों हैं। उन्हें संदेश मिला था कि उन्हें एक छिपे हुए गांव में जाना है जहां ये बैठक हुई थी। प्रचुर मात्रा में जानकारी के अलावा और वे अब से कैसे आगे बढ़ेंगे, उन्हें कई कौशल पुस्तकें और कोर भी दिए गए थे, जिससे उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई। दोनों ही वर्तमान में एपिक रैंक के शिखर के करीब हैं। दोनों विश्वों के ग्रहों के केंद्रों द्वारा दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के लिए मंच तैयार करने के लिए कई चीजों की योजना बनानी और निरीक्षण करना था, जबकि प्रवेश द्वारों का निर्माण जारी था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 165। दो दुनियाओं के बीच द्वार प्रकट होते हैं। यूनाइटेड फेडरेशन से दूर वह व्यक्ति जो खुद को रक्षक मानता था, धन्य साम्राज्य के केंद्र में गर्व से खड़ा था, क्योंकि वह भी परिवर्तनों को देख रहा था। वह नूह की कठिन यात्रा के बारे में थोड़ा और जानता था जिसने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वे अब थे, और वह भी केंद्र मंच पर आने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मासूम दिखने वाली सोफिया से बातचीत में काफी समय बिताने के बाद उसने जानवरों की दुनिया के लिए अपना व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके दरवाजे आध्यात्मिक भूमि नामक खजाने के लिए खुलने वाले थे। साम्राज्य के ऊपर तैरते हुए भूभाग की छवि अभी भी उसके दिमाग में जल रही थी, क्योंकि उसकी खुद की रोमांच की भावना ने एक और को बेतहाशा जलाना शुरू कर दिया था। यह उसका अपना व्यक्तिगत लक्ष्य था, और धन्य साम्राज्य साथ ही साथ संयुक्त संघ के अपने अपने लक्ष्य होंगे। जैसे किसी नए देश के लिए मार्ग खोजना जिसमें बहुत सारी संपदा हो। दोनों दुनियाएं अब आपस में जुड़ रही थीं, जिससे वस्तुओं, कौशलों और बहुत सी चीजों का बहुत बड़े पैमाने पर संभावित व्यापार हो रहा था। उचित लोगों को पहले से ही प्रवेश द्वारों की आसन स्थापना के बारे में सूचित कर दिया गया था, क्योंकि ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखी गई किसी चीज की तैयारी के लिए योजनाएं चल रही थीं। दो दुनियाओं के बीच एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का निर्माण। योजक चिन्ह। जानवरों की दुनिया में बचे हुए पौराणिक जानवरों ने बड़े सफेद दरवाजों के निर्माण को देखा, जो उनके पौराणिक राज्यों के पास आसानी से पहुंचने वाले स्थानों पर स्थापित हो गए। इंपीरियल फीनिक्स दुनिया की इच्छा सुनकर हैरान रह गया, जो पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी दिखाई दी हो और उसके बाद एक बड़ा आश्चर्य लेकर आई हो। उसने आंकड़ों के पैनल को देखा, जिसमें उसके सभी शानदार कौशल एक अनोखे अंदाज में दिखाई गए थे, जबकि उसने अविश्वसनीय रूप से अपना सिर हिलाया, फिर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने नीले कछुए और सफेद बाघ के साथ चर्चा की थी। जब उन्होंने अपने सिर एक साथ रखे, अपने कौशल को मिलाया और परिणामों को उग्र आंखों से देखा, वे जानते थे कि इस तरह अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम होने के क्या परिणाम होंगे। मिथिकल से ऊपर रैंक तक पहुंचना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, और उन्हें बस समय की आवश्यकता होगी। फीनिक्स ने देखा कि उसके राज्य के पास का बड़ा सफेद दरवाजा स्थिर हो गया है। सार की प्रतिध्वनि गूंज रही है, क्योंकि अब ये भव्य रूप से खड़ा है। एक धुंधली सफेद रोशनी ने इसे ढक लिया, क्योंकि इंपीरियल फीनिक्स इसे परखने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। उसका शक्तिशाली आकार आसमान में घूमता हुआ गेट के चारों ओर प्रकाश की परत से गुजरा। कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया, और फिर उसने अपने सामने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। गेट के पास मानव आकृतियों की भीड़ देखकर उसकी चेतना जाग उठी। कई अजीबोगरीब आकार की गाड़ियां और सामान पहले से ही मीलों दूर कतार में खड़े थे। यहाँ से आगे वह संरचनाओं और इमारतों को देख सकती थी जो उसके लिए पहले से बहुत अलग थी, क्योंकि उसने गेट के पास हलचल महसूस की थी जिससे वह अभी अभी आई थी। उसकी शक्तिशाली नजर एक मोटे इंसान पर पड़ी जिसके हाथ में भाला था। उसकी शक्ति केवल महाकाव्य रैंक की थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास स्पष्ट था। जब उसने इस मानव की ओर सिर हिलाया तो उसे पशु जगत की इच्छा का संदेश याद आ गया। आप इस देश के प्रतिनिधि हैं। जिस मानव को उसने संबोधित किया था, स्टील मिखाइल, उसने शक्ति की तरंगों को झेलते हुए अपने घुटनों को सीधा खड़ा किया और उत्तर दिया, हाँ, चलो बात करते हैं। इस तरह के दृश्य पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे थे, जब दोनों पक्षों के लोगों के स्वागत और चर्चा के लिए पहले से ही कई द्वारों पर लोग मौजूद थे। नूह ने इक्वाटोर में उतरने से पहले 3 दिन दोनों दुनियाओं में घूमते हुए और चीजों को व्यवस्थित करते हुए बिताए थे। ग्रहों के कोर ने अधिक काम किया, क्योंकि वे अपने निवासियों को शांति का संदेश दे रहे थे। दोनों दुनियाएं अब स्पष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़ गई थीं, और ये सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यक्ति नियुक्त किए गए थे कि दोनों दुनियाओं का मिश्रण शांति और लाभ का हो। धन्य साम्राज्य में 2 द्वार दिखाई दिए जो पौराणिक फीनिक्स साम्राज्य और पौराणिक सफेद बाघ साम्राज्य से जुड़े थे। यूनाइटेड फेडरेशन में 2 और द्वार दिखाई दिए जो पौराणिक नीले कछुए साम्राज्य और जमे हुए साम्राज्य से जुड़े थे। डार्क स्वॉर्ड काजोएको पहले ही उसके सामने के गेट को पार कर चुका था। जब वो जमे हुए राज्य की बर्फीली भूमि में प्रकट हुआ, उसकी आंखें दूसरी तरफ इंतजार कर रहे लोगों पर चमक रही थीं। उसने एक सुंदर नीले बालों वाली महिला को देखा, जिसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थी और वो कई आकृतियों से घिरी हुई थी।
इन आकृतियों में वह उन मनुष्यों को देख सकता था जिन्हें वह हमेशा से जानता था, साथ ही उन जानवरों को भी जिनके बारे में उसने केवल नूह से सुना था। उसके दिल में उत्साह था क्योंकि वह कूटनीतिक बातचीत से आगे बढ़ना चाहता था और अपने प्यारे डेमीह्यूमन्स के समूह के साथ इस दुनिया में रोमांच शुरू करना चाहता था, लेकिन उबाऊ बातचीत और तकनीकी बातें हमेशा पहले आती थीं। उसने उस महिला की ओर देखा जिसकी आभा से ऐसा लग रहा था कि वह राजसी है और उसने उसकी ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। नमस्ते, मैं यूनाइटेड फेडरेशन के प्रतिनिधियों में से एक हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। जब एक व्यक्ति उसके पास बात करने के लिए आया तो बर्फीली महिला ने सिर हिला दिया। ये चमत्कारी रानी एडिलेड बेलमोंट है, जो जमे हुए राज्य की शासक है। सिर से पैर तक काले रंग की पोशाक में लिपटे एक व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। जवाब देने वाली आवाज बहुत सटीक और मजबूत थी, जिससे काज़ोहिको उसके सामने खड़े इस व्यक्ति की ओर अनुकूल नजर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि तकनीकी बातों की बातचीत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसने अपने पीछे गेट में प्रवेश करने वाले सरकारी अधिकारियों को इशारा किया क्योंकि दोनों दुनियाओं के एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सत्ता की गतिशीलता बहुत अलग थी। जानवरों की दुनिया में रहने वाले लोग धन्य साम्राज्य या संयुक्त संघ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। ये दोनों पक्षों के लिए सीखने और समायोजन का समय होगा क्योंकि बढ़ने का एकमात्र उद्देश्य वही था जो उनके विश्व की इच्छाएं स्थापित नेताओं के सामने व्यक्त की गई थीं। दोनों दुनियाओं में ताकत और संस्कृति के मामले में बहुत अंतर था, लेकिन इन सब के बावजूद वे एक ही लक्ष्य से एकजुट थे। प्राणियों ने उनकी दुनिया पर आक्रमण किया था, उनके लाखों लोगों को मार डाला था और फिर बस चले गए थे। उनके दिल गुस्से से जल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पास उन लोगों के पास वापस जाने का मौका है जिन्होंने उन भयानक निशानों को पीछे छोड़ दिया था और अब काल्पनिक चीजें घटित हो रही थीं। जानवरों की दुनिया के 4 पौराणिक जानवर अब घटकर 3 रह गए थे और अपने गिरे हुए दोस्त को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। नीला ग्रह शहरों और देशों के एक समूह में सिमट गया क्योंकि उन्होंने प्रलय के आगमन के साथ लाखों प्रियजनों को खो दिया। ये 2 असंभावित दुनियाएं अब आपस में जुड़ गई थीं। उनका सामान्य लक्ष्य बदला लेना और एक ही दुश्मन का विनाश था। वे अपने ज्ञान और शक्ति के स्रोतों को साझा करते हुए अपनी दुनिया के अंतर और समानताओं के बारे में जानेंगे। वे अपनी ताकत बढ़ाएंगे क्योंकि वे अपनी तलवारों को दुश्मन की ओर लक्षित करेंगे जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। 2 दुनियाओं का क्रोध पनप रहा था क्योंकि वे दानव दुनिया को एहसान वापस करने के लिए तैयार थे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 166। महासागर मास्टर। नूह एक बड़ी सुनहरी किलर व्हेल की पीठ पर बैठा था, जो शांतिपूर्वक एक भव्य महल की ओर तैर रही थी, जो दूर से रोशनी से जगमगा रहा था। जिसे ओशन मास्टर के नाम से जाना जाता था, वह उसके सामने बैठा था। उसके चारों ओर 2 अटलांटियन थे जो पौराणिक रंग पर शक्ति की लहरें छोड़ रहे थे। यह अटलांटिस का वर्तमान शासक था, एक अटलांटियन जो नूह के सामने आए प्राणियों से एक रंग ऊपर था। उसके सामने महासागर मास्टर ने आराम से बैठते हुए एक बड़ी मुस्कान बिखेरी और फैंटास्मल रंग पर शक्ति की लहरें छोड़ी। ये शक्ति का वह स्तर था जिसे नूह ने खोई हुई दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था। हालांकि उसे अभी भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसे हासिल करना कितना मुश्किल होगा। जब आपने अंतिम मंजिल पर अपनी प्रक्रिया पूरी की होगी तो आप स्वर्गीय राजा नेपच्यून से अवश्य मिले होंगे, इसलिए मैं मान रहा हूं कि आपने वे रहस्य सुने होंगे जिनके बारे में अटलांटिस के कई उच्च अधिकारियों को भी अभी तक पता नहीं है। नूह ने राजा जाउन के साथ बातचीत जारी रखते हुए सिर हिलाया। राजा ने काफी हल्के लहजे में बात की जिससे समुद्र में तनाव कम हुआ और सभी को सहज महसूस हुआ। जिस बड़ी वेल पर वे सवार थे वह भव्य पानी के नीचे के महल के पास रुक गई जब वे उतरकर उसकी ओर तैरने लगे। शानदार महल को चारों तरफ से भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और उन्नत हथियारों ने घेर रखा था। मैं जानता हूं कि आपके अपने लक्ष्य और आकांक्षाएं होंगी और मैं आपको जानना चाहता था इससे पहले कि मैं समझूं कि अब से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। राजा जाउन ने पूरे समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और अधिक जानकारी हासिल की। नूह ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। कुछ समय पहले एक्विकाडिस शहर में मुझे कुछ किसानों का समूह मिला जो बिना किसी पश्चाताप के हर किसी की हत्या करने के लिए तैयार थे। वे जिस महल में जा रहे थे वहां से उनका शरीर घूम गया और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपने नीचे प्रकाश की अनेक इमारतों को देखा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसे समूहों को हमें और अधिक परेशान करने का मौका न मिले। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वे कभी भी समुद्र के त्रिशूल के करीब भी न आ सकें। जब उसने अपनी बात समाप्त की और महासागर मास्टर की ओर देखा तो उसके शब्द दृढ़ विश्वास से भरे थे, जिसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। हाँ, अच्छा। साधक के रूप में चुने गए लोग हमेशा खतरनाक स्थानों पर जाते हैं जहां राजा नेपच्यून का त्रिशूल छिपा हो सकता है जैसे ही वे स्वर्ण सीरम के आसपास से गुजरते हैं। जाने से पहले मैं आपको और अधिक जानकारी और चीजें देना चाहता हूं जो आपके लिए और अंततः अटलांटिस के लिए फायदेमंद होंगी यदि आप सफल होते हैं। महासागर मास्टर बहुत ही शांत था जब वह नूह को महल के अंदर एक साफ सुथरे कमरे में ले गया। कमरे में एक बुलबुला था जो पानी को अंदर जाने से रोकता था। कमरे के अंदर दस्तावेज भरे हुए थे और कुछ नीली स्क्रीन जैसी चीजें थी। जब राजा उसे अंदर ले गया और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आओ पहले हम लोग मौज मस्ती कर लें और एक दूसरे को थोड़ा और जान लें। मैं बाद में तुम्हें मौजूदा हालात के बारे में बताऊंगा और मुख्य दुश्मनों की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा जिनसे तुम्हें बाहर निकलने से पहले सावधान रहना होगा।
जब वो नुआ को जानकारी दे रहे थे, तभी सूट पहने हुए अटलांटियन लोग विभिन्न प्रकार के भोजन लेकर आए, तो उन्होंने 2 बार ताली बजाई। राक्षसों की सेनाएं दूर दूर तक फैल गई थीं। उनकी सेनाएं समुद्र के चारों ओर के खतरे वाले क्षेत्रों में एकत्रित हो गई थीं क्योंकि वे समुद्र के त्रिशूल की तलाश कर रहे थे। स्क्वाड्रन कभी कभी पानी के नीचे के शहरों में आ जाते थे और संघर्ष का कारण बनते थे, लेकिन जब तक दोनों पक्ष भारी नुकसान का सामना नहीं करना चाहते थे, वे पूरी तरह से लड़ाई शुरू नहीं करते थे। जब राक्षसों के शासक बाल ने साधकों की सहायता से राजा नेपच्यून को घेरने की योजना बनाई, तो वे सभी बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें इसके कारण कई वर्षों तक पीछे हटना पड़ा। अब जब वे वापस आ गए हैं, तो उन्होंने केवल खजाने की तलाश का खेल खेला और अपनी सेना को उस जगह से बाहर की ओर फैलाया जहां राजा नेपच्यून के साथ युद्ध हुआ था। कुछ महीने पहले बाल को ये पुष्टि करने के लिए कि ट्राइडेंट अटलांटिस के हाथ में नहीं है, 2 पानी के नीचे के शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इससे अत्यधिक तनाव और क्रोध का दौर शुरू हो गया क्योंकि अटलांटिस ने पुराने राजा के ट्राइडेंट की तलाश करते हुए समुद्र के खतरों से बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साधकों को खोजने की अपनी प्रगति को बढ़ा दिया। अब तक कई साधकों को ताज पहनाया जा चुका है। कुछ लोग अपनी खोज में कोई सकारात्मक परिणाम न मिलने के बावजूद जीवित वापस लौट आए, लेकिन और भी कई लोगों को विनाश का सामना करना पड़ा और फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। ये कहते हुए महासागर मास्टर ने अपने कप में लाल पे को गटक लिया। हमारे शहर समुद्र के आशीर्वाद से सुरक्षित हैं और गहरे समुद्र के जीव कभी भी हमला करने के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। यहाँ तक कि राक्षस और साधक भी अटलांटिस पर चौतरफा हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। यहाँ हमारी रक्षा प्रणाली अत्यधिक विकसित है, लेकिन वहाँ अंधेरे पानी में हम वो सुरक्षा खो देते हैं। उसने अपना पे खत्म किया और नूह को ध्यान से देखा। आप उन बेहतरीन साधकों में से एक हैं जिन्हें मैंने देखा है, जो एक्वा टॉवर की आखिरी मंजिल तक उतरने में सक्षम हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी और आप हमारा सम्मान वापस पाएंगे और समुद्र के खजाने को अटलांटिस के बच्चों के सही हाथों में वापस लाएंगे। नूह ने गंभीर भाव से सिर हिलाया, हालांकि उसकी अपनी योजनाएं थीं। महासागर मास्टर खड़ा हुआ और मोटी फाइलों के ढेर की ओर बढ़ा और उन्हें देखता रहा। क्या आप सबसे खतरनाक क्षेत्र से शुरुआत करेंगे? हाँ, इस जानकारी से यह संभावना बनती है कि मुझे एबिसल जोन में और भी सुराग मिलेंगे। यह उन अंतिम क्षेत्रों में से एक होना चाहिए था जहां राजा नेपच्यून जा सकते थे। अथाह क्षेत्र, समुद्र की गहराई में स्थित और क्रूर जीवों से भरा हुआ। इस स्थान पर आखिर उसका क्या इंतजार था? सावधान रहो, ये वह नक्शा है जिसे वहां जाकर वापस आने वाले लोग बना पाए हैं। यह उपयोगी साबित होना चाहिए। और जाने से पहले चलो तुम्हें शस्त्रागार दिखाते हैं। हमारे पास प्लाज्मा गन और गोल्डन बैटल सूट के नवीनतम संस्करण हैं, जिनमें से तुम चुन सकते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दुनिया चलती रही, कई प्राणी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। समुद्र के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में से एक में, जहां कई लोग अकेले रहने से डरते हैं, एक लड़की जो 18 साल से बड़ी नहीं लग रही थी, अंधेरे समुद्र में गुनगुनाते हुए तैर रही थी। उसने एक गहरे रंग की गॉथिक पोशाक पहन रखी थी और वो बिना किसी चिंता के खतरनाक पानी में तैर रही थी। वो कुछ मिनट तक इसी तरह तैरती रही, फिर उसे अपने आसपास हलचल महसूस हुई, जिससे उसने जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और हलचल के स्रोत की तलाश की। उससे कुछ मीटर की दूरी पर मेगालोडन की एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। तेज दांतों की पंक्तियां जो मुस्कान में बदल गई थीं, मेघ से बाहर निकली, जो शक्ति की दमनकारी हवा छोड़ रही थीं। यह एक ऐसा जानवर था जिसने कई अटलांटियन और मरफोक को आतंकित किया था जो कभी इन गहराइयों के पानी में गए थे। एक भयानक प्राणी जो अपने शिकार को अंत में निगलने से पहले उसे यातना देना पसंद करता था। गॉथिक पोशाक में लड़की ने अपने आकार से 10 गुना बड़े इस मेगालोडोन को देखा और उसकी आंखें आकर्षण से चमक उठीं। अच्छा नमस्ते, छोटी मछली। उसकी आंखें, जो उसके चारों ओर के पानी से भी अधिक गहरी थीं, मुस्कुरा उठीं, जैसे कि हजारों हजारों चमकती हरी रोशनियां प्रकट हुईं और उनके चारों ओर के पानी को ढकने लगीं। मेगालोडोन के चेहरे की डरावनी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 167 अथाह क्षेत्र। नूह ने अगला दिन अटलांटिस में बिताया क्योंकि उसने अपना नया खिताब हासिल करने के बाद और भी खास जगहों का दौरा किया। महासागर मास्टर के साथ अपनी बैठक खत्म करने से पहले उसे शस्त्रागार में ले जाया गया जहां हथियारों और कवच के चमचमाते ढेर खूबसूरती से रखे गए थे। उसने अपने लिए एक शक्तिशाली प्लाज्मा गन ढूंढ ली जो उसके आसपास के पानी को प्लाज्मा के विस्फोटों में बदल सकती थी। इसकी क्षति इतनी शक्तिशाली थी कि अगर कोई लीजेंडरी रैंक का व्यक्ति भी इसका सामना करे तो उसे घायल कर सकती थी। दूसरी चीज जो काम की थी वह थी गोल्डन बैटल सूट, जिसे आमतौर पर मिथिकल रैंक में अटलांटियन और मरफोक पहनते थे। इसमें गोल्डन रूनिक लाइंस थीं जो पूरे बैटल सूट पर चलती थीं, जिससे हर कुछ सेकंड में सोने की एक पल्स निकलती थी। ये सूट डीप सी आर्मर से भी बेहतर था जो एंग्लरफिश से लूट के रूप में गिरा था क्योंकि यह अधिक मजबूत रक्षा प्रदान करता था। वह अपने नए मिले अधिकार का उपयोग करके कुछ ऐसी सुविधाओं का दौरा करना चाहता था जहां विश्व इंजन जैसी और भी महत्वपूर्ण चीजें संरक्षित थीं, लेकिन वह अभी भी ऐसा आसानी से नहीं कर सकता था। वह अधिक जानकारी प्राप्त करने और यह पता लगाने की योजना बना रहा था कि अटलांटिस शहर बाद में ऐसा कुछ बनाने में कैसे सक्षम हुआ। शस्त्रागार की यात्रा के बाद महासागर मास्टर ने पूरे जोश के साथ जश्न मनाया और नूह ने पाया कि वह रात के बाकी समय में राजा और कुछ उच्च प्रोफाइल वाले अटलांटियन और मरफोक के साथ खाने पीने में बिताता है। एबिसल जोन की उसकी यात्रा कल शुरू।
होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोई हुई दुनिया का समुद्र बहुत बड़ा और विशाल था, जिसमें कई प्राणी अलग अलग लक्ष्य लेकर फैले हुए थे। समुद्र के सबसे गहरे पानी में से एक में, जो खतरे वाले क्षेत्रों में से एक की ओर जाता था, नूह एक युद्ध शार्क के ऊपर बैठा था जो खतरनाक तरीके से आगे की ओर तैर रहा था। उन्होंने अटलांटिस के भव्य शहर को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इसके खोजकर्ता के रूप में अपनी नौकरी शुरू की और उस लापता सर्वोच्च खजाने की खोज में निकल पड़े जिसे कई लोग पाना चाहते थे। महासागर मास्टर ने उन्हें कई उपहार दिए थे। ये युद्ध शार्क पौराणिक रैंक पर उनमें से एक था। वो एबिसल जोन के नक्शे को ध्यान से देख रहा था जो उसे दिया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि आगे बढ़ने पर किन स्थानों पर और भी अधिक सावधान रहना है। वहाँ मिथिकल रैंक के भयानक जीव थे और क्रैकन जैसे और भी अधिक शक्तिशाली जीव थे, जिनसे निपटने के लिए उसने अभी तक पूरी योजना नहीं बनाई थी। क्या उसके पुराने मित्र राजा नेपच्यून का उल्लेख करने जैसी सरल बात से काम चल जाएगा या फिर उसे नरसंहार के दृश्य से पार पाना होगा? वर्तमान में एक रास्ता पौराणिक प्राणियों को हराना और खेती करना जारी रखना था। एबिसल जोन में गहराई तक जाने से पहले पर्याप्त ताकत इकट्ठा करना ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह अपने बेहद शक्तिशाली कौशल के निरंतर स्पैम के साथ उच्च रैंक की किसी चीज पर काबू पाने के दृश्य को दोहरा सकता है। हालांकि उसे इस मार्ग के लिए बहुत अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिस प्राणी से वह भिड़ेगा वह समुद्र की आपदाओं में से एक है। उसने उत्साह से भरी आह भरी, क्योंकि क्रैकन के विचार से उत्पन्न आशंका के बावजूद उसमें अभी भी रोमांच की भावना थी, क्योंकि वह भविष्य में ऐसे ही किसी जानवर से मुकाबला करने की आशा कर रहा था। वह हमेशा की तरह धीमी गति से आगे बढ़ेगा, एबिसल क्षेत्र के बाहरी किनारों पर खेती करेगा और फिर पौराणिक रैंक के अधिक कौशल प्राप्त करने के बाद और अधिक गहराई में जाएगा। उसके आसपास बहुत सी चीजें हो रही थीं और वह समय के साथ साथ सिर्फ एक चलता फिरता हिस्सा था। इस समय तक दो दुनियाओं को जोड़ने वाले दरवाजे स्थिर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सूचनाओं और सामानों का आदान प्रदान होने लगा था। उसके ग्रहलोक ने प्रथम जागृति के बाद से अब तक अनेक कौशल पुस्तकें और वस्तुएं एकत्रित कर ली थीं, जबकि पशु लोक में शक्ति के उच्चतर स्तर के प्राणी थे, जिससे वे अपनी शक्ति में त्वरित वृद्धि के लिए और भी अधिक कौशल पुस्तकें और कोर प्राप्त कर सकते थे। दोनों दुनियाओं के निवासियों को एक साथ जोड़ने का अंतिम लक्ष्य दोनों पक्षों की ताकत में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देना था, इससे पहले कि उनके दिलों में पनप रहा गुस्सा उन्हें निशाना बनाने वाले एक विशेष दुनिया पर निकल जाए। हालांकि इस विचार को मन में लाने से पहले उन्हें अपनी ताकत में बहुत वृद्धि की आवश्यकता होगी, इसलिए समय की आवश्यकता थी। दानव दुनिया के शेष शासक शक्तिशाली थे, उनकी शक्ति का स्तर सबसे कम पौराणिक था। दो जुड़ी हुई दुनियाओं को बड़ी हरकतें करने से पहले कुछ समय और प्रयास की आवश्यकता थी। नूह ने इसे अपने दिमाग में रखा क्योंकि वह गहरे पानी में तैरता रहा। उसने जो भी जीव पाए उन्हें मार डाला। उसने नए कौशल जोड़े और अपने संग्रह में और भी अधिक लूट एकत्र की। एबिसल जोन के बाहरी किनारों में प्रवेश करते समय उसके सामने आने वाले सबसे निचले स्तर के जीव महाकाव्य रैंक के थे और वह कुछ ही घंटों में दो पौराणिक गहरे समुद्र के जीवों से मिला था। इस बार उसने सिर्फ अपने शरीर की शारीरिक शक्ति का उपयोग करके लड़ने की कोशिश की और उसने पाया कि वह अपने नंगे हाथों से फिसलन वाली मछली को चीर रहा है। उसके शरीर की ताकत वास्तव में एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो सुप्रीम ग्रेड गोल्डन सीरम के साथ पौराणिक रैंक के शिखर के करीब थी। उन्होंने उन कौशलों पर गौर किया जो उन्होंने पिछले कुछ घंटों में एबिसल जोन में जीवों की खेती से प्राप्त किए थे। महाकाव्य जल विस्फोट दबावयुक्त पानी का एक शक्तिशाली विस्फोट आपके दुश्मनों पर हमला करता है। महाकाव्य बमबारी आदेश पर पानी के अत्यधिक दबाव वाले पॉकेट बनेंगे और फटेंगे। पौराणिक हाइड्रोथर्मोकाइनेसिस चुने हुए क्षेत्रों को चरम स्तर तक गर्म किया जा सकता है। पौराणिक हाइड्रोसाइरोकिनेसिस चुने हुए क्षेत्रों को पूर्ण शून्य से नीचे जमाया जा सकता है। नूह नए जोड़े गए जहाजों का आनंद ले रहा था और वह एबिसल जोन में और भी गहराई तक जाने के लिए उत्सुक था। वह जिस बॉया शार्क पर सवार था उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, तभी कुछ भयावह घटना घटी। रिंग संकट निवारण ने अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी की, जिससे उसके दिमाग में एक ऐसी तेज आवाज गूंज रही थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका दिमाग बहुत तेज गति से काम कर रहा था, क्योंकि उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी ओर कौन सा खतरा आ रहा है, क्योंकि उसने तुरंत ही अद्वितीय कौशल स्थानिक यात्रा का इस्तेमाल किया। ... लानत है, ये कौशल सक्रिय नहीं हुआ क्योंकि नूह ने महसूस किया कि समुद्र उसके चारों ओर सिकुड़ रहा है तथा कोई भी गतिविधि या कौशल जो टेलीपोर्टेशन या स्थानिक गतिविधियों के लिए अनुमति देता था वह सब अवरुद्ध हो गया। अब ये तो अजीब बात है, तुमने इतनी तेज दौड़ने की कोशिश की कि तुम लगभग मुझसे फिसल गए। चलो हम तुम्हें देखते हैं। नूह को एक चंचल आवाज सुनाई दी जब उसने एक लड़की की आकृति देखी जो उससे थोड़ी छोटी लग रही थी, फिर भी बिना किसी परवाह के एबिसल जोन के पानी में तैर रही थी। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने उस लड़की को पहचान लिया जिसे वह कुछ यादों से देख रहा था, जिसे उसने पहले लूटा था। अच्छा नमस्ते छोटी मछली टिल्डा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 168 एक अजेय शक्ति। जिस क्षण नूह ने दानव जगत के शासक का चेहरा पहचाना जो मासूमियत से उसकी ओर आ रहा था, उसके शरीर से चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी फूट पड़ी और उसने तेजी से अपने कौशल को सक्रिय कर दिया। विचार त्वरण ने बहुत तेजी से काम किया क्योंकि नूह के मन से डर की भावना बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो गलती से बहुत पहले ही एक भयानक दुश्मन से मिल गया था। वाह, यह क्या है? आप वास्तव में मेरे द्वारा स्थापित स्थानिक लॉक से संघर्ष कर सकते हैं।
शक्ति के पागल कर देने वाले स्तरों से भरी लड़की अभी भी बेपरवाही से उसकी ओर आ रही थी, जबकि सैकड़ों हजारों हरी रोशनियां दिखाई देने लगी थीं। नूह के सामने का दृश्य सबसे बुरी संभावित चीजों में से एक था, क्योंकि वह मरे हुओं की सेना को देख रहा था जिसे अराजकता के नेक्रोमेंसर बारबाटोस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ओह, वह चिल्लाया क्योंकि माउंटेन सी सेक्ट की 6 गुप्त तकनीकों के सभी 6 रूप सक्रिय हो गए थे। एक चमकदार नीले मुकुट वाला विशालकाय ड्रैगन बनना शुरू हो गया था क्योंकि यह अंधेरे समुद्र को रोशन कर रहा था जो अब सैकड़ों हजारों जलती हुई हरी आंखों से घिरा हुआ था। अगर वह जल्दी से बच नहीं सकता था तो वो वापस लड़ेगा क्योंकि उसने खुद को इससे बाहर निकलने के तरीके के बारे में सोचने के लिए खरीदे गए कुछ सेकंड का इस्तेमाल किया था। गहरे जीवों को बुलाना और प्राइमल कॉन्ज्यूरर को एंग्लरफिश की 2 भयावह आकृतियों के रूप में कास्ट किया गया, जो एक अंधेरे रिनिक सकल से बाहर निकली, जबकि अन्य 2 आदिम आत्माओं को अद्वितीय कौशल प्राइमल कॉन्ज्यूरर से बुलाया गया। बुलाए गए आदिम आत्माएं लाल ड्रैगन थे जिन्होंने तुरंत अपने आसपास के ठंडे तापमान को बढ़ा दिया। उनकी आंखें अपने आसपास के दुश्मनों को खतरनाक तरीके से घूर रही थीं। लेकिन एक पल में 4 पौराणिक आह्वान नूह के पक्ष में थे। पौराणिक कौशल, भंवर और हेजेमनी का भ्रष्ट प्रतीक को अगले चरण में डाला गया क्योंकि उनके चारों ओर का समुद्र एक भंवर के बनने से अस्थिर हो गया था। नीला रिनिक चक्र जो केवल 30 सेकंड तक चलेगा, केंद्र में नूह के साथ फैल गया क्योंकि उसने अपने बगल में 4 पौराणिक समन को आदेश दिया। आक्रमण करना। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था क्योंकि वह टेलीपोर्ट और स्थानिक यात्रा का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दिल में निराशा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह इस भयानक आपदा से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नीले ड्रैगन रूप में लिपटा उसका शरीर दहाड़ उठा, जैसे सभी ड्रैगनों की विशिष्ट चाल उसके जबड़ों से फूट पड़ी हो। नीले मुकुट वाले ड्रैगन से नीली रोशनी का एक घातक विस्फोट निकल रहा हो। गहरे समुद्र के जीवों को बुलाने से बुलाए गए एंग्लरफिश अपने घातक नुकीले दांतों से लड़की की आकृति की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े। रेड ड्रैगन्स ने नूह के नेतृत्व का अनुसरण किया क्योंकि समुद्र के नीचे आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और सभी बाधाओं के बावजूद उस प्राणी की ओर बढ़ रहे थे जिसने उनके चारों ओर पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया था। इन सभी हमलों का सामना करने पर इस लड़की की क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, अब तुम सबसे दिलचस्प अटलांटियन हो जिनसे मैं कभी मिला हूँ। देखते हैं कि तुम बराबरी कर पाते हो या नहीं। मृत्यु का क्षेत्र। उसके होठों से हल्के शब्द निकले और उसके भीतर से काली रोशनी फूट पड़ी और समुद्र के हर कोने को मीलों तक ढकने लगी। रोशनी ने नूह और उसके सभी साथियों को ढक लिया और उन्हें सुस्ती का एहसास हुआ। उनकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी और जलन होने लगी। नूह ने और अधिक हमले किए। महाकाव्य से लेकर पौराणिक तक हर एक हमले का कौशल डाला और आग की लपटों, बिजली और बर्फ और हड्डियों के तूफान के रूप में बारबाटोस की ओर बेतहाशा उड़ते हुए बाहर निकल आया। हीलिंग वाटर पूरी ताकत से चला गया क्योंकि ब्लू ड्रैगन रूप को लगी कोई भी चोट और दरारें जल्दी से ठीक हो गईं। यद्यपि बारबाटोस के क्षेत्र प्रभाव हमले से उसके समन बुरी तरह घायल हो गए थे और खून बह रहा था, फिर भी वह अगले ही सेकंड में ठीक हो गया क्योंकि वह और भी अधिक हमलों के साथ आगे बढ़ा। तुम्हें पता है, मेरे पास भी छोटे छोटे पालतू जानवर हैं। तुम भी उनमें से कुछ को क्यों नहीं अपनाते टिल्डा? बारबाटोस ने हल्के शब्द कहे क्योंकि उनके चारों ओर चमकती हरी रोशनियां शक्तिशाली आभा के साथ आगे आईं। नूह की आंखें तेजी से घूम रही थीं क्योंकि उसने अपने और अपने संबंध के चारों ओर कई पौराणिक श्रेणी के जानवरों की आभा का पता लगाया था। जैसे जैसे उनके आकार स्पष्ट होते गए, भयावह आकार के बेतुके दिखने वाले जीव पास आते गए। एक मौत का आभामंडल उन्हें घेरे हुए था क्योंकि वे गहरे समुद्र के जीवों से लेकर हड्डियों की तलवारें चलाने वाले विशाल कंकालों तक थे। सबसे हास्यास्पद एक विशालकाय जीव था जिसे नूह केवल गहरे समुद्र के एक प्रसिद्ध जीव मेगालोडन से जोड़ सकता था। ओह, मरे हुए प्राणियों ने अपने अपने तरीके से हमला किया क्योंकि अंधेरे रोशनी की किरणें उनकी ओर बढ़ीं। एक विशाल कंकाल योद्धा ने उनकी हड्डियों की तलवारों को तोड़ दिया जिससे समुद्र का पानी 2 भागों में बंट गया। नूह ने इन आने वाले दुश्मनों को देखा जैसे उसके दिमाग में रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही थी और अंधेरे के हर कण को चीर रही थी। हाँ, वो बहुत पहले ही एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन से मिल चुका था, लेकिन वह अभी भी कुछ समय के लिए उसका सामना कर सकता था क्योंकि वह बहुत गंभीरता से काम नहीं कर रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुश्मन ने पौराणिक श्रेणी के जानवरों की सेना को उस पर हमला करने के लिए आदेश दिया। ये खतरनाक था, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त अवसर भी प्रदान करता था। अगर वो इन जीवों को मार गिरा सकता है और उनके भयानक मालिक के गंभीर होने का फैसला करने से पहले खुद के लिए उनकी लूट ले सकता है, तो वह शायद इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता है। नूह ने निर्णायक रूप से कदम उठाया और अपने कौशल से एक और जानवर को बुलाया। इस बार वह जानवर उसके लिए ज्यादा खास था और संभवतः इस लड़ाई में उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती थी। समन सेंट ऑफ डेथ को नूह से एक घातक आभा के रूप में प्रस्फुटित किया गया। मांस और हड्डियों का एक ढेर एक आदमी की आकृति में एक साथ आ गया जिसका चेहरा उसके जैसा ही था। सेंट ऑफ डेथ सिर्फ एक एपिक जोड़ स्किल थी, लेकिन इसमें कई ऐसे स्किल थे जो मरे हुओं के लिए थे। इसने अपने आसपास की कई चलती हुई लाशों को देखा और उसके गोरे गोरे हाथ बाहर निकले और झपट्टा मारा। पीएच केवल एक हल्की सी झपकी जिसने कम कंपन छोड़ा, लेकिन चलते हुए मरे हुए पौराणिक जीव अपने हमलों के बीच में ही रुक गए। नूह की आंखें चमक उठीं जब उसने समन के विचारों को पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि अपने निम्न पद के कारण वह किसी अन्य स्वामी के आदेश के तहत इन शक्तिशाली जीवों को नियंत्रित नहीं कर सकता था और उन्हें केवल कुछ सेकंड के लिए ही रोक सकता था।
लेकिन ये कुछ सेकंड नूह के लिए पर्याप्त होंगे। ड्रैगन की उसकी बड़ी नीली आकृति आगे बढ़ी और उसने उन पौराणिक प्राणियों पर निशाना साधा जिनकी गतिविधियां अभी भी रुकी हुई थीं, और वो बारबाटोस के चेहरे को अनदेखा कर रहा था जो विस्मय से अपने जमे हुए मरे हुए शरीर को देख रही थी और कुछ नहीं। उसका दिल थोड़ा डूब गया जब उसने इस शासक के उदासीन चेहरे को देखना जारी रखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो भी योजना है वो काम नहीं करेगी। लेकिन उसे अभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए हर संभव तरीका आजमाना था। वो मर नहीं सकता था, यह कोई विकल्प भी नहीं था। अब तुमने निश्चित रूप से मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, छोटी मछली। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 169। एक अचल वस्तु। अंधेरे पानी में चमकते हुए बड़े नीले ड्रैगन की आकृति प्रकाश के धुंधलेपन की तरह आगे बढ़ रही थी, जबकि उसके तीखे पंजे जो पानी की तलवार शैली से बड़े हुए थे, खतरनाक तरीके से चमक रहे थे। लक्ष्य एक बड़ा मेगालोडन था जो अपने चारों ओर अंधेरे के भालों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। प्राइमल कॉन्जुरर से बुलाए गए 2 रेड ड्रैगन और द्वीप के प्राणियों से बुलाए गए 2 एंग्लरफिश नूह के साथ मिलकर आगे बढ़े। उनके विचार एक साथ थे क्योंकि घातक हमले उस विशालकाय मरे हुए प्राणी पर हुए जो कुछ सेकंड के लिए रुका हुआ था। धमाका। ये 5 पौराणिक प्राणियों के हमले थे जिसमें नूह को एक ही समय में बहुत से कौशलों से बढ़ावा मिला था। सेकंड बीतते जा रहे थे क्योंकि मौत के संत के हाथ कांपने लगे थे और पूरे शरीर में दरारें फैल रही थीं। यहाँ तक कि मरे हुए को कुछ सेकंड के लिए स्थिर रखना भी बहुत भारी पड़ रहा था। लक्षित मेगालोडन की बची हुई हड्डियां और मांसपेशियां कई पौराणिक आकृतियों के हमलों के कारण नष्ट हो गईं, तथा नूह ने एक और विनाशकारी ड्रैगन ब्रीथ का विस्फोट करके उसे समाप्त कर दिया। वूम। कुछ ही सेकंड में पौराणिक मरे हुए प्राणियों में से एक मर चुका था क्योंकि नूह के सबसे बड़े स्टोरेज आइटम सीपल में 2 कौशल पुस्तकें दिखाई दी। नूह ने मरे हुए व्यक्ति की लाश पर एक और कौशल का इस्तेमाल किया क्योंकि वो तिनके की तलाश कर रहा था। ये मेमोरी प्लनर था। उसने बारबाटोस की प्रसन्न दृष्टि को अपनी दृष्टि में बनाए रखा जब वो निकटतम मरे हुए प्राणी की ओर बढ़ रहा था, साथ ही 2 कौशल पुस्तकों को सीख रहा था और आत्मसात कर रहा था, तथा अपने ध्यान का एक अन्य भाग बारबाटोस के मरे हुए प्राणी की यादों के लिए बचा रहा था। विशालीकरण। आप अपने शरीर का आकार 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। शारीरिक क्षति, रक्षा और मौलिक प्रतिरोध 500% तक बढ़ जाते हैं। हाइड्रोकाइनेसिस। आप पानी के एक उच्च डोमेन को छूते हैं, उस पर जबरदस्त नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। कौशल उसके स्टेट पैनल में दिखाई दिए क्योंकि उसने उन्हें तुरंत सक्रिय किया जबकि वह एक मरे हुए कंकाल योद्धा की ओर बढ़ रहा था जो पहले से ही मौत के संत से क्षणिक नियंत्रण से बाहर निकल चुका था। उसने अपने लक्ष्य के आसपास के समुद्र को तेजी से गर्म और ठंडा करने के लिए हाइड्रोथर्मोकाइनेसिस और हाइड्रोसाइरोकिनेसिस का उपयोग करते हुए तुरंत प्राप्त किए गए नए कौशल का इस्तेमाल किया। तेज ठंडा और गर्म होने से कठोर हड्डियों को टूटते हुए देखा। हाल ही में प्राप्त हाइड्रोकाइनेसिस ने उसे अपने आसपास के समुद्र पर और भी अधिक नियंत्रण करने की अनुमति दी क्योंकि उसने महसूस किया कि बारबाटोस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उस समय ढीले होने लगे जब इसे सक्रिय किया गया था। गिगेंटिफिकेशन के कास्टिंग समाप्त होने के बाद वह आसानी से सांस लेने में सक्षम था। उसके ब्लू ड्रैगन रूप में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। शानदार मुकुट पहने हुए शानदार ढंग से चमकता हुआ ड्रैगन अब पहले से 3 गुना बड़ा हो गया था। यह आकृति 30 मीटर से भी ज्यादा बड़ी थी। यह इतना हास्यास्पद आकार था कि नूह की आकृति के चलते ही पानी के भंवर बनने लगे जिससे उसके आसपास की हर चीज ढक गई। छोटे बारबाटोस की आकृति ने उसके मुंह को चौड़ा कर दिया और वह आश्चर्य से आगे की ओर देखने लगी। नूह पौराणिक कंकाल योद्धा के पास पहुंचा और उसने एक बड़ा ब्लेड उठाया जो अब उसके खुद के आकार से आधे से भी कम था क्योंकि उसने अपने बेहद तीखे पंजों का इस्तेमाल मरे हुए व्यक्ति के सिर को पकड़ने के लिए किया और नीचे दबाया। झनखाड़। हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि बहुत बड़े ब्लू ड्रैगन ने अपने पंजों का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड में मिथिकल इंडेड को तेजी से चीरने के लिए किया। उसके सीपल में 2 और स्किल बुक्स दिखाई दी क्योंकि मेमोरी प्लनर का इस्तेमाल इस कंकाल योद्धा पर भी किया गया था। उसकी आंखें जो हमेशा बारबाटोस पर नजर रखती थीं, ने पाया कि यह खतरनाक शासक अपने होठों को क्लिक कर रहा था और अपनी उंगलियां चटका रहा था क्योंकि उसका एक और पालतू जानवर नूह के पास गिर गया था। अब अगर तुम मेरे छोटे बच्चों को परेशान करते रहोगे तो कोई मजा नहीं रहेगा। चूंकि तुम दूसरों को परेशान करने के बहुत शौकीन हो, तो देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। नूह को उस आकृति से एक जबरदस्त बल निकलता हुआ महसूस होने लगा जो मुश्किल से 2 मीटर की थी। उनके आसपास का क्षेत्र और भी अधिक संकुचित हो गया क्योंकि उनके पौराणिक संबंध ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उनके शरीर दबाव में टूट रहे थे। मौत का संत बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था क्योंकि बारबाटोस द्वारा डाली गई कौशल डेथर्स डोमेन प्रभावी रही। बारबाटोस के इर्द गिर्द दबाव बढ़ गया क्योंकि उसने अपने सुंदर हाथों को हवा में उठाया और उसके सामने अंतरिक्ष से एक बल फूट पड़ा। नूह ने देखा कि कैसे सुनहरे द्रव्यमान की एक धधकती गेंद बनने लगी और तेजी से फैलने लगी। जल्द ही 10 मीटर तक पहुंच गई क्योंकि इसका आकार लगातार बढ़ रहा था। नूह ने आश्चर्य से देखा कि समुद्र में एक सूरज बन रहा है। पानी उबल रहा था और तेजी से वाष्पित हो रहा था क्योंकि पूरा समुद्र मंथन कर रहा था। गर्मी और लपटों का सुनहरा द्रव्यमान बड़ा होता जा रहा था और जल्द ही यह आकार में नूह से भी बड़ा हो गया। यह तुम्हारे आनंद के लिए कुछ है, छोटी मछली। वूम। सुनहरी लपटों का अत्यधिक गर्म द्रव्यमान नूह और उसके संबंध स्थानों की ओर बढ़ने लगा क्योंकि उनके चारों ओर का समुद्र और भी अधिक संकुचित हो गया था। उसका हाइड्रोकाइनेसिस कौशल मुश्किल से उस दबाव को कम कर रहा था जो ये शीर्ष काल्पनिक दानव शासक छोड़ रहा था।
उसने पाया कि वो हिलने में असमर्थ है क्योंकि चारों ओर से सूर्य उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए दूसरे तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था, और उसने एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसे उसने पहले कई बार नहीं आजमाया था क्योंकि उसे एक संभावित रास्ता मिल गया था। अद्वितीय कौशल, आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग किया गया क्योंकि जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि जो हमेशा उसके शरीर से जुड़ी हुई थी, ने समुद्री जल को बाहर धकेल दिया और उसके पैरों के नीचे भव्य रूप से प्रकट हुई। आध्यात्मिक भूमि ने उसे और उसके साथियों को समुद्र से बाहर निकलते ही ढांक लिया और खुद को जमे हुए पठार के आसमान में पाया। आध्यात्मिक भूमि में रहने वाले कई पौराणिक जानवर हवा में देख रहे थे क्योंकि ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत उनकी ओर बढ़ रहा था। एक सम्राट पेंगुइन के शरीर के चारों ओर चांदी की रोशनी की चिंगारी थी क्योंकि वह बाहर जाकर खुद से लड़ने के लिए उत्सुक था। आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर रूनिक चिन्ह तेजी से फूट पड़े क्योंकि वे आपस में जुड़ गए और एक विशाल जाल का रूप ले लिया जिसने शीघ्र ही संपूर्ण भूमि को अपने घेरे में ले लिया, जैसे एक नीली ढाल ने समुद्र के नीचे फैलते हुए तैरते हुए भूभाग को ढक लिया हो। जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि अंधेरे पानी में भव्य रूप से खड़ी थी। इसे घेरे हुए ठंडी नीली ढाल दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत लग रही थी। हमला जो सचमुच धधकते सूरज की तरह था, संरक्षित आध्यात्मिक भूमि के पास पहुंचा और एक प्रभाव हुआ। धमाका। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 170 बारबाटोस। आध्यात्मिक भूमि को तीसरे स्तर पर अपग्रेड करने के साथ आने वाली फ्रोजन बैरियर की विशेषता ने लीजेंडरी रैंक और उससे नीचे के किसी भी हमले के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आध्यात्मिक भूमि पर हमला करने वाला एक ही लीजेंडरी व्यक्ति था या सैकड़ों, जब तक कि रक्षा का 1 मिनट खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी हमला आध्यात्मिक भूमि में नहीं घुस सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक भूमि इस अवरोध को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा प्रदान कर सकती थी वो पौराणिक श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पहुंचाए जाने वाले किसी भी नुकसान से अधिक थी। इस प्रकार इसे पूर्ण रक्षा कहा जा सकता था। लेकिन अगर पौराणिक या काल्पनिक श्रेणी का कोई प्राणी जमे हुए अवरोध पर हमले कर रहा था तो क्या होगा? आध्यात्मिक भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा होने वाले नुकसान को झेलने में सक्षम नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से जमे हुए अवरोध को तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर एक विसंगति आई। क्या होगा अगर आध्यात्मिक भूमि के स्वामी के लिए ऊर्जा की अवधारणा तुच्छ थी? क्या होगा अगर फ्रोजन बैरियर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की जा सके क्योंकि यह एक काल्पनिक श्रेणी के राक्षस के हमलों से बचाव करना जारी रखता है? नूह की ड्रैकोनिक आकृति शानदार ढंग से चमक रही थी क्योंकि उसके सिर के ऊपर नीला मुकुट राजसी हवा छोड़ रहा था। उसकी आकृति आध्यात्मिक भूमि की जमीन पर लंगर डाले हुए थी क्योंकि उसने अपने मालिक के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा भंडार को मजबूत किया था जिसका इस्तेमाल वो जमे हुए अवरोध को सक्रिय रखने के लिए कर रहा था। आधे से अधिक सार जो सामान्य रूप से 1 मिनट के लिए फ्रोजन बैरियर को ढालने और बनाए रखने के लिए आवंटित किया जाता है वो उस समय गायब हो गया जब धधकता हुआ सूरज आध्यात्मिक भूमि पर उतरा। हालांकि नूह एक अंतहीन झरने की तरह था क्योंकि यह ऊर्जा 1 सेकंड बाद ही फिर से भर गई और जमे हुए अवरोध ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी। हाँ, ये नूह का सबसे बड़ा लाभ था जिसे उसे पहले तलाशने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एक अवरोध जो लीजेंडरी रैंक में किसी भी चीज का सामना करने पर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन उच्च रैंक वाले प्राणियों के हमले आने पर इसे पूरे 1 मिनट तक सक्रिय रखने के लिए ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाता था। समस्या मेना की थी, इसलिए नूह इसका सही समाधान था। इसका मतलब ये था कि आध्यात्मिक भूमि की एक विशेषता फ्रोजन बैरियर के उपयोग से, जिसका उपयोग हर 24 घंटे में एक बार किया जा सकता था और जो केवल 1 मिनट तक चलती थी, यह 1 मिनट था जब आध्यात्मिक भूमि पर कोई भी हमला नहीं होगा। इसे तोड़ने की एकमात्र संभावना ये थी कि कई उच्च रैंकों का एक अत्यंत शक्तिशाली हमला हो जो तुरंत बाधा को तोड़ दे। बारबाटोस के हमले के विपरीत, जिसने आवंटित ऊर्जा के आधे से अधिक हिस्से को खत्म कर दिया था। लेकिन आध्यात्मिक भूमि को अगले स्तर पर अपग्रेड किए जाने के साथ ही यह कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। अगर इसका कंटेनर बढ़ता रहा तो यह उन हमलों को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होगा जो और भी ज्यादा ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। नूह ने आग के उस धधकते गोले को देखा जो फट गया था और आग के सांपों में बदल गया था जिसने आध्यात्मिक भूमि को घेर लिया था। मन उसके शरीर से निकलकर आध्यात्मिक भूमि में झरने से बहते पानी की तरह बह रहा था। जमे हुए अवरोध को मजबूत बनाए रखा जा रहा था क्योंकि 1 मिनट अब 50 सेकंड का हो गया था। 50 सेकंड, और उसे यह पता लगाना था कि इस समय के भीतर इस कठिन परिस्थिति से कैसे बचा जाए। उसे नहीं पता था कि बारबाटोस गंभीर हो जाएगा और 50 सेकंड खत्म होते ही उसके बचाव को भेदने वाले हमलों की बारिश कर देगा। अब भी वो उसकी चंचल आवाज सुन सकता था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे जिज्ञासु चीज मिल गई हो। वाह, आपके पास अपना अलग अंतरिक्ष खजाना है। वे दुर्लभ हैं टिल्ड। उसकी आवाज में लापरवाही थी, लेकिन उसके हमले नहीं थे। एक और धधकता सूरज तेजी से उबलते और वाष्पित होते समुद्री पानी में दिखाई दे रहा था जो एक बार फिर आध्यात्मिक भूमि की ओर बढ़ रहा था। नूह ने अपने दिमाग में सेकंड की गिनती जारी रखी और इस स्थिति से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचा। मेगालोडन और दूसरे मिथिकल मरे हुए कंकाल योद्धा से लूटी गई यादें उसके दिमाग में तेजी से बहने लगीं और उसने अपना सारा ध्यान हालांकि त्वरण को ओवरड्राइव पर लगाने पर केंद्रित कर दिया। वह पहले से ही ओरियास और ग्रिमोरी की यादों से बारबाटोस को जानता था, उसके और उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था।
वो उसके अद्वितीय और अंतिम कौशल को जानता था, जिससे वो उसके प्रति और भी अधिक आशंकित हो गया क्योंकि वह डर को अपने अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिक भूमि की ओर वह जो धधकते सूरज फेंक रही थी, वो उसके अद्वितीय कौशलों में से एक था, जिसे हेलिश एन्फोर्सर कहा जाता था। नू ने उन 2 शासकों की सभी यादों को पढ़ना जारी रखा जिन्हें उसने मारा था, साथ ही उस पौराणिक मरे हुए को भी जिसे उसने अभी अभी नीचे गिराया था, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है जिसका उपयोग वह इससे बाहर निकलने के लिए कर सकता है। अंतरिक्ष अभी भी बंद था और वह अभी भी दूर नहीं जा सकता था। 30 सेकंड शेष थे जब एक और धधकता हुआ सूरज फट गया और एक नए सूरज ने उसकी जगह ले ली। वाह, तुम कब तक वहां छिप सकती हो छोटी मछली? मुझे यकीन है कि तुम्हारी ऊर्जा अब तक खत्म हो चुकी होगी। यह तुम मुझे और आश्चर्यचकित करोगी। यह एक चंचल आवाज थी जिसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, जैसे उसे किसी चीज या किसी से डर नहीं था। उसे किसी चीज या किसी से डर नहीं था। यह विचार आते ही नूह के दिमाग में एक चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी और वह बाहर बारबाटोस की छोटी सी आकृति की ओर देखते हुए जोर से सांस लेने लगा। नहीं, ये सही नहीं था। कोई था जिससे ये शक्तिशाली शासक डरता था, कोई ऐसा जिससे वह अपनी हड्डियों में नफरत करती थी, और फिर भी वह उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। नू अपनी यादों में वापस चला गया जब उसने दानव दुनिया के शासकों और बारबाटोस के बीच बातचीत को देखा। 2 दानव राजाओं की सैकड़ों साल की यादों में से बारबाटोस से जुड़ी कई यादें थीं। अन्य शासक उससे डरते थे और केवल एक व्यक्ति था जिससे वह डरती थी, अत्याचारी तानाशाह बाल। बारबाटोस एक ऐसा किरदार था जो विनाश और तबाही की चाहत रखता था, जिसके कारण उसे विश्व विध्वंसक का खिताब मिला। वह अनियंत्रित और जंगली थी, लेकिन कुछ 100 साल पहले एक महत्वपूर्ण लड़ाई के बाद उसे नियंत्रित किया गया था। अराजकता के नेक्रोमेंसर के रूप में जानी जाने वाली बारबाटोस को दानव दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बाल ने पराजित कर दिया था। तब से वह हर दूसरे शासक की तरह केवल अपने दांत पीसकर बाल के आदेशों का पालन कर सकती थी, और अपने पौराणिक कंकाल योद्धा की यादों से जो सालों से उसके साथ थी, नू उसके विचारों और आदतों के बारे में और भी अधिक जानता था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह शक्तिशाली दानव महारानी अपने ऊपर खड़े शासक के बारे में क्या महसूस करती है। उसने बारबाटोस के इर्द गिर्द मौजूद एकमात्र प्राणियों की यादें प्राप्त कर ली थीं, और इन यादों के साथ साथ 2 दानव राजाओं की पिछली यादों को एक साथ रखने से नूह के दिमाग में एक योजना बन गई। यह एक ऐसी योजना थी जिसे वह कभी भी आगे नहीं बढ़ाता अगर यह आखिरी संभव तरीका न होता। वो कई चीजों से गुजरा था और कई प्राणियों की सैकड़ों सालों की यादों को खंगाला था। एक बात जिस पर उसे पूरा भरोसा था वह थी कि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। अब उसे संभवतः इस बात का अंदाजा हो गया था कि बारबाटोस क्या चाहता है, और अगर वो इसका अपने फायदे के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाता तो आज की यह भयानक मुलाकात सिर्फ उसकी जान बचाने के साथ ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज की संभावना के साथ समाप्त हो सकती थी। सक्रिय फ्रोजन बैरियर में 10 सेकंड शेष थे जब नुआ ने बारबाटोस को देखा जो आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ एक और धधकते सूरज का निर्माण कर रहा था, जैसे कि यह अविश्वसनीय था कि नुआ अभी भी उसके हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा जारी रख सकता था। कुछ ही सेकंड बचे थे। नूह ने पहली बार बारबाटोस की ओर बात की, क्योंकि उसने फ्रोजन बैरियर के खत्म होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए एक और तिनका पकड़ा हुआ था। यह एक ऐसा तिनका था जो सीधे तौर पर राक्षसों के विनाश के उसके लक्ष्य के खिलाफ था, जबकि साथ ही साथ उसे अपनी जान बचाने और संभवतः खुद को बेहतर स्थिति में लाने की अनुमति देकर इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। क्या तुम अभी भी महान बाल के पैरों के नीचे दबने की योजना बना रहे हो, हे बारबाटोस? वो रहस्यमय ढंग से बोल रहा था, उसकी आवाज में शांति और संयम झलक रहा था, और जैसे ही वह बारबाटोस तक पहुंची, उसने पाया कि उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई है और उसका चेहरा इस तरह सिकुड़ गया है जैसे उसने अभी अभी सबसे खराब भोजन निगल लिया हो। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि नूह ने हमला करने का आदेश दिया तो जानवरों ने उत्साह से चीखना शुरू कर दिया। अभिमानी पेंगुइन ने हमले का नेतृत्व किया और उसका शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा और आध्यात्मिक भूमि के बुलबुले के बाहर दिखाई दिया। इसके पंखों को अब लंबे दांतेदार ब्लेड के रूप में संशोधित किया गया था क्योंकि वे पौराणिक गहरे समुद्र के जीवों में से एक पर हमला करते थे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।